स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई थी आज बाजार की। लग रहा था कि आसानी से 16,700 के पार आपको निफ्टी जाकर होल्ड करते हुए दिख सकता है। थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी इस समय बोल करने को, और वो इसलिए क्योंकि बाकी सेक्टर से तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर इस समय बैंक्स का सपोर्ट नहीं आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इस पूरे हफ्ते ही थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है निफ्टी के मुकाबले, और आज थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो ज्यादा गिरा नहीं है, बट जिन लेवल्स पर बाजार खुले थे वहां से अगर आप देखेंगे तो डेज लो पर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी पर डालिए नजर, यहां पर भी आपको अब थोड़ी सुस्ती बनती हुई दिख रही है। 60 अंक ऊपर ही है, बट ऊंचाई से हमने देखा है कि काफी ज्यादा नीचे आया है। लगभग 100 पॉइंट नीचे ऊंचाई से निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन, वीकेंड आ रहा है, उससे पहले आपको करनी है किस तरह से तैयारी, इन सभी बातों पर करेंगे चर्चा। अनिल जी से भी उनकी राय जानेंगे। आइए एक बार इस समय की जो बड़ी बातें हैं वहां पर नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली आई है। 16,700 के नीचे आया है निफ्टी इस समय, और बैंक्स के सहारे के बिना आप देख रहे हैं बाजार में थोड़ा ऊपर सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। 35,500 पर है बैंक निफ्टी, करीब 100 अंक फिसलते हुए दिख रहा है। ऑटो में चल रही है मुनाफा वसूली, मेटल शेयर में आ रही है बिकवाली। दोनों ही इंडेक्स करीब 1% आपको नीचे इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। साथ ही हमने देखा सीमेंट शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है, और सीमेंट में हमने देखा आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी। अल्ट्राटेक ने वो बड़ा केपेक्स प्लान भी किया है, और अब भी आ रहा है। और मॉनसून में यूजुअली सीमेंट की डिमांड आपको सुस्त होते दिख रही है। तो ये एक स्पेस है बाजार का जहां पर आपको भारी दबाव बनते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डालिए, यहां पर डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट दिखेंगे। यूरोप अभी भी हल्का सा पॉजिटिव खुला है, तो ऐसे कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है ग्लोबल मार्केट्स की। हमारे बाजारों में ही थोड़ा रोटेशन का मूड माहौल इस समय बनते हुए दिख रहा है। तो चलिए नजर रखते हैं कैसा एक्शन बनेगा बाजार के मूड माहौल को लेकर इस समय। आइए बढ़ाया जाए इस एक्शन को आगे, और एक बार मार्केट स्ट्रैटेजी तो लेंगे अनिल जी के साथ। बट सर, गुड आफ्टरनून। जितना अच्छा मूड माहौल था उतना नहीं है, ठीक ठाक है, होल्ड कर रहे हैं, बट रोटेशन हो रहा है। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो फिर थोड़ी ज्यादा ही मुनाफा वसूली कह ले, बिकवाली कह ले, जो भी है वो होते हुए दिखा है सर। ऊपर से देखेंगे तो ज्यादा गिरे हैं सर। बात तो सही थी, इसीलिए तो कहते हैं ना कि 9:15 बजे क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, 3:30 बजे ही ज्यादा। आप दुनिया में आते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, जाते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, मतलब लोगों ने कोई कहावतें बनाई तो ऐसे सोच के बनाई होगी, इसी दिन के लिए बनाई होगी कि कहाँ खुले वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं, कहाँ बंद हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ ज्यादा खराब, मतलब परसेंटेज वाइज तो ठीक है। हाँ, अगर 16,700 के आसपास 16,675 700 यहाँ पर भी बंद हो जाते तो हम अच्छे ही हैं, ठीक है। हाँ, सो वीकली क्लोजिंग है 16,700 पे मिल जाती है, तो आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आपको थोड़ी मजबूती बन जाए या और कमजोरी ना हो तो भी ठीक है। और देखिए, ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है। देखिए, आज आपको ग्लोबल सपोर्ट ज़्यादा मिल नहीं रहा, 4-5 बाजार तो छुट्टी के मूड में है। अमेरिका ट्रेड करेगा, लेकिन वो भी सुस्ती के हिसाब से 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में टाइम पास हो रहा है। हमारी भी एक तरफा खरीदारी और बढ़िया तेजी होने के बाद, ये 2-3 दिन के करेक्शन के बाद चूंकि गैप से खुल गए, बढ़िया ये होता कि बड़े गैप से ना खुलते तो आपके लिए बढ़ने की जगह बनती, लेकिन गैप से खुलने के बाद हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और लोगों की पुरानी यादें भी ताज़ा है। बार बार जब भी आप ब्रेकआउट की कोशिश करते हैं नीचे आते हैं। सो आई थिंक ठीक है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बहुत बुलिश नहीं है, बहुत कमज़ोर नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। सो वही काम करना है दीप। तो फंडा तो क्लियर ही है, एक आंख हमारे बाजार पे, एक आंख डाउ फ्यूचर्स पे। उसी एक ही ट्रिगर है जिस पे बाजार ट्रेड कर रहे हैं। सो 45-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, थोड़े रिकवर हो जाते हैं, यहीं रहते तो हम मुझे लगता है कि अब यहाँ से 16,600 16,650 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। इनफैक्ट आप उसके करीब आ ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 16,600 के नीचे हमें बंद होना चाहिए, और आज भी 16,660 का लो बनाकर थोड़ा सा रिकवर है। ऊपर में वही 16,750 16,800 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मैं इंतजार कर रहा हूँ 35,300 के आसपास आने का। अगर यहाँ से 200 पॉइंट और कमज़ोर हो जाए तो बैंक निफ्टी आपको बहुत अच्छा मौका देगा। इनफैक्ट यहाँ भी दे रहा है मौका, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ से भी ज़्यादा खराब होना नहीं चाहिए। बस थोड़ा डाउ फीचर हो जाए तो यहीं ले लेना चाहिए, नहीं तो 35,300 पर, और ऊपर वही है दीप 35,800 से 36,000 आपकी बेचने की रेंज है। तो बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ के ट्रेड हैं। निचले स्तरों पर थोड़ा खरीदारी का मौका देख सकते हैं। खाली एक ही इशू है आज, कॉन्फिडेंस की कमी वीकेंड सेशन की वजह से, कि सोमवार को 2 दिन के बाद आए, कहीं कुछ अच्छा बुरा सुनने को मिले, उतना ही है। बट अदरवाइज ठीक है, हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन, कोई दिक्कत वाली उसको इसी की तरह से देखें, ठीक है। तो चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है। ये हफ्ता वैसे ठीक रहा है बाजार के लिए, कमोवेश। शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, अब वापस आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से निफ्टी पर तो एटलीस्ट एक्शन ठीक ठाक बना हुआ है। बैंक निफ्टी जैसा और इस तरह के बाजार में एक और अच्छी बात दीप जो होती है वो ये कि दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स, तेजी और मंदी वाले,
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। हाँ, यही होगा। करेक्ट। नहीं तो क्या होता है, वो बाजार खुलने के पहले ही सब बोलते, देख मैं बोल रहा हूँ आज यही होगा। हाँ। तो फिर वो जहाँ ये वाला यही होगा वाले आ जाता है ना, तो वही सारा मामला थोड़ा उल्टा होने लगता है। ट्विटर एक्सपर्ट भी थोड़ा कम हो जाता हाँ नहीं, सभी मतलब ट्विटर वाले क्या है, ट्विटर वाले तो बेचारे एक्सप्रेस कर देते हैं, इसलिए नजर में आ जाता है। आपस में बात करने वाले जो होते हैं उनका क्या, करेक्ट है ना। वो तो देख मैंने बोला था ना। हाँ तो वो देख मैंने बोला था वाले लोगों के लिए इस तरह के मार्केट बाजार नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो चलिए, ये है बाजार पर नजर, और 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी भी लेंगे, डेटा भी समझेंगे, सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बता देते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए, आने वाले दिनों के लिए, और साथ ही आज की अहम खबरें। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल बताएं ट्रिगर्स। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ट्रिगर्स में एक तो कैश पे से एचडीएल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही कल वेदांता लिमिटेड पर नजर रखिए। एनसीडीज के जरिए 4100 करोड़ रुपए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। सोमवार को इवेंट्स के लिहाज से ऑरबिंदो फार्मा और आइनस टायरोलेशन फोकस में रहेंगे। अंतरिम डिविडेंड का जो इन्होंने ऐलान किया है वो एक्स डिविडेंड रेट करते हुए दिखेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू होने वाली है। 6 तारीख से 8 तारीख तक यह आरबीआई की एमपीसी बैठक चलेगी। वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा। बोनस इशू का जो इन्होंने ऐलान किया था उस वजह से एक्स डेट ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और गैलेंट इस्पात यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि यहां पर गैलेंट मेटल के जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे गैलेंट इस्पात के शेयर धारकों को। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कुछ अहम खबरें इस समय की। डेफिनेटली दीप, तो कुछ ही खबरें आई हैं, जिसमें सबसे पहले तो फोर्स मोटर्स है, जिसमें मई में जो घरेलू बिक्री है 1709 यूनिट के आसपास रही है। एक्सपोर्ट जो है करीब 317 यूनिट, और जो कुल उत्पादन है करीब 2047 यूनिट के आसपास आया है। रेडिंगटन, इसने एक इन्फो ब्लॉक्स नाम की कंपनी है उसके साथ करार किया है। इन्फो ब्लॉक्स जो है बेसिकली क्लाउड मैनेजमेंट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके साथ एक करार किया है। एमएनएम ने अपडेट दिया है कि मई में कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 95% रही है। लोन डिसबर्समेंट जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले। साल दर साल अगर आप देखें 272% के आसपास की बढ़ोतरी है। लो बेस का यहाँ फायदा मिला है। डेजिंग कॉर्प, यहाँ पे अपडेट आया है, FY22 में 802 करोड़ के आसपास का टर्नओवर का जो लक्ष्य इन्होंने हासिल किया, लेकिन साथ ही साथ एक और अपडेट दिया है कि FY23 में 1000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर का लक्ष्य जो है इन्होंने रखा है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, जिसमें हेवल्स 10,20,000 शेयर्स के बड़े सौदे और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 22,20,000 शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर में भी हुए हैं। ओके, तो ये हैं सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन है भरपूर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बड़े दिनों बाद अच्छे मुंह के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स, देख लेते किन कौन कौन जुड़ चुके हैं। दर्शन कर लीजिए, बंसल जी के, कुणाल जी के, सिमी जी के, किरण जी, विश्वेश जी और आशु सर। खाली बचे हैं एक सुमित जी, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे आपको दर्शन देने के लिए। तो सारे महानुभाव हमारे साथ है। बताइए भाई। हाँ, ओ विश्वेश जी, ये आपकी टी शर्ट का पैटर्न है या कुछ ऐसा वो पहना हुआ है साइड में, कुछ वो डालते हैं ना ऐसा साफा क्या नहीं नहीं, गमछा, सॉरी गमछा इज एलएस, दुपट्टा समथिंग ऐसा। नहीं सर, पैटर्न है ये। वाओ, व्हाट अ पैटर्न। ऐसा शानदार चार्ट पैटर्न तो आज तक कभी मैंने किसी के चार्ट पे नहीं देखा। कुणाल जी, जरा इसके चार्ट, इस पैटर्न का कोई नया नाम दो और इस पे आप कोई वो ऐसा चार्ट का बना के दीजिए। ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आइए फिलहाल मार्केट के पैटर्न पे पहले बात करते हैं। आशीष सर, स्वागत है आपका। पहले तो सर बधाई आपको, कल जो आपका वो बुल कॉल स्प्रेड जो था कमाल कर गया। जीरो की कॉस्ट पे 70-80 रुपए, और आज तो और ज़्यादा गैप से खुलने पे मज़ा आया होगा। तो पहले अपडेट भी दें सर, उसके बाद आपके अपडेट और साथ ही मार्केट का डायरेक्शन दोनों ही बता दें। ओके, अनिल जी अपडेट है, दोनों वीकली एक्सपायरी में दोनों स्प्रेड में जैकपॉट हुआ। और अनिल जी वो जैकपॉट थर्सडे का होता है, तो थर्सडे को खत्म, स्टोरी ओवर, फ्राइडे से नया दिन। तो आज कुछ उसका फायदा नहीं है, वो सिर्फ थर्सडे तक एप्लीकेबल होता है, क्योंकि 2 या 3 दिन का स्प्रेड होता है। उस सेंस में बनाते हैं कि पैसे लगे ना और कहीं ना कहीं से एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो आज भी अनिल जी एक स्प्रेड दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो अनिल जी पहले मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में अनिल जी 16,700 एक बहुत अच्छा लेवल है। ये क्रॉस करने के बाद 17,000 तक का भी लगता है अगर अभी भी क्रॉस कर जाए। लेकिन जिस तरह से क्रॉस कर रहा है ना अनिल जी, वो कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है वो पिछले दिनों का, जो मैं 2-3 बार फेवरेट स्टॉक रहा है, रिलायंस, जिसका हमें टारगेट दिया था 27, 27.5 तो होना चाहिए, वो 2800 हो गया। मतलब 2750 हमारा टारगेट था, वो 2800 हो गया। तो उसका और कुछ हद तक आईटी का पार्टिसिपेशन है। तो आप अनिल जी एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, जो 2 चीजें हमेशा मैं आपकी याद रखता हूं, जो आपको कहते हो कि मजा वो आता है तेजी का, एक जो ब्रॉड बेस हो जिसमें सारे पार्टिसिपेट करें और जो स्क्रीन पे हो।
तो अनिल जी आज तो वो तेजी ना ब्रॉड बेस्ड है ना वो स्क्रीन पे हुई, क्योंकि होने के बाद उसके बाद नीचे ही आया निफ्टी। निफ्टी तो कम आया अनिल जी, स्टॉक सारे नीचे आए हैं। तो अनिल जी हम स्टॉक्स की बात करें, बॉब एसबीआई, अदानी ट्विंस, ऑटोज मुझे लगता है कि टॉपिश हो रहे हैं, लेड बाय अशोक लेलैंड, आईआरसीटीसी टाइप्स ये वो। तो मतलब अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखूं, एशियन पेंट ये वो, तो मुझे स्टॉक्स में अनिल जी कोई भी ना कोई एक चीज अच्छी नहीं लग रही है। अगर आज मुझे आप अगर एक स्टॉक अच्छा बोलेंगे तो मैं अभी उसकी कॉल भी दे देता हूं, जो हमने अपने क्लाइंट से शेयर की है, वो है एलएनटी। एलएनटी अनिल जी जैसे पिछले दिनों में एक ही स्टॉक अच्छा लग रहा था, रिलायंस, क्योंकि वहां से लगता था कि अच्छी मूव आएगी, वो आया। अब अनिल जी मुझे लगता है कि 8 स्टॉक खराब लग रहे हैं या 10 लग रहे हैं, एक एलएनटी लग रहा है सिर्फ अच्छा। वो 1650-55 के भाव पे अनिल जी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया है लेने के लिए, अभी 1665 है, टारगेट 1700 क्रॉस का। अब एक के दम पे अनिल जी मार्केट तो नहीं चल सकती, या मैं मतलब जो लॉन्ग शॉट खेलते हैं हम कि एक लॉन्ग करके 3 शॉट करें या 2 शॉट करें उस तरह से। तो ट्रेडिंग मार्केट है अनिल जी, मिक्स मार्केट है, हर 2-4 घंटे में तेजी मंदी मतलब हर दिन में अलग अलग दिखेगी। हैविंग सेड दैट अनिल जी मेटल्स है, इस जो यहां से 16,100-200 के से रिकवरी 16,700 तक आई है, ऑलमोस्ट जीरो पार्टिसिपेशन है, बल्कि और नेगेटिव पार्टिसिपेशन है, कोई जीरो पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अनिल जी ब्रॉड बेस कहीं कंफर्ट नहीं आ रहा, इस वजह से लगता है कि इंडेक्स कहीं ना कहीं मैनेज्ड है, और भी ऊपर जाए तो, लेकिन स्टॉक्स में गंगों की नहीं होती। जनरली पीपल टॉक कि यार स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक्स में मत रहो, अगर करना है तो बेस्ट स्टॉक ही इंडेक्स है अनिल जी। अगर तेजी मंदी खेलनी है और अगर राइट जाओगे तो आप इंडेक्स के साथ बेटर है, आपका व्यू राइट है तो राइट जाओगे, स्टॉक में तो व्यू राइट होने के बाद भी खराब हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज होती है कि अगर हम रॉन्ग हो तो रॉन्ग हो जाए, नहीं राइट होके रॉन्ग होना तो बहुत मतलब इरिटेशन या दुख होता है, वो स्टॉक्स में हो जाता है, इंडेक्स में नहीं होता। तो मुझे लगता है अनिल जी इंडेक्स में अब हम एक ऊपर के लेवल पे आ गए हैं, तो एक अनिल जी इंडेक्स का स्प्रेड है, मैं वो भी देना चाहता हूं, वो बियर स्प्रेड है, वो बुल स्प्रेड नहीं है, क्योंकि 16,000-16,700 की रेंज है अनिल जी। 16,000 से जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने 4-5 मतलब पिछले एक हफ्ते 10 दिन में सिर्फ बुल स्प्रेड दिए, क्योंकि हम रेंज की नीचे के रेंज में थे, जो मैं जिसको 16,700 बोल रहा हूं। अब हम ऊपर की रेंज में है, तो अनिल जी अब मुझे लगता है कि बियर स्प्रेड बनाना चाहिए, और ये स्प्रेड अगर कहे तो मैं शेयर करता हूं। और जो मेरी एक लोन कॉल है अगेंस्ट जो मैंने 8-10 स्टॉक्स बोले जो खराब लगते हैं, वो एलएनटी बाय है, तो वन कैन बाय एलएनटी, उसके बाद अपने चॉइस से। मुझे मैं नहीं जी ऑटोज बोल रहा हूँ, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर वगैरह, ये मुझे काफी टॉपिक साइंस लग रहे हैं, तो मैं नया लेन किसी में नहीं करूंगा कि चाहे ऑटोज अच्छे लग रहे हो कुछ भी लग रहे हो, कि वो ध्यान रखना चाहिए। तो एक बियर स्प्रेड है, अगर अनिल जी आप कहें तो मैं इंडेक्स में दे दूं। बिल्कुल, मैं आपके पास बियर स्प्रेड के लिए आ रहा हूं, उसके लिए बिल्कुल भी बजाना होगा, लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है, एक बार उनकी तरफ से भी एक बार जल्दी से कॉल ले लिया जाए, उसके बाद आशीष सर के पास फिर से चलेंगे चार्ट कॉर्नर। बनाएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है आईटीसी में खरीदारी की राय है, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, ये स्टॉक वीक वातावरण के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बाजार जैसे ही थोड़ा सा कमजोर अनिश्चित होता है तो एक ही सेफ हेवन है, एक ही संकट मोचक है, और वो है आईटीसी। चार्ट बहुत शानदार है, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसको आज चुनने की वजह यह है कि एक ब्रेकआउट हुआ है 272 के ऊपर, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। आज का जो इंट्राडे लो है 272 के आसपास, वही स्टॉप लॉस रखें, 272 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 281 का, 281 रुपए का पहला टारगेट, और इवेंचुअली स्टॉक 289 तक जाना चाहिए, तो 289 का इवेंचुअल टारगेट, जिसके लिए खरीदारी की राय है आईटीसी। ओके, 289 का टारगेट और खरीदे आईटीसी को, ये है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। क्या बात है, आज फिर से आईटीसी पर धीमे। अच्छा, ये स्टॉक का दीप अच्छी चीज़ है कि धीमे धीमे बढ़ रहा है, 1-1, 2-2 रुपए चुपचाप बढ़ जाता, पता ही नहीं चलता, है ना। तो लगातार मेरे ख्याल से किरण जी ने भी राय दी थी, हिमांशु जी ने दी थी, बाकी मोदी जी ने भी, और आशीष भी कब से बोले थे, अब तो एचडीएफसी से बढ़िया आईटीसी है बस। हाँ, एचडीएफसी से बेटर। हाँ, तो कम से कम ये एक अच्छी बात है। आशीष सर, वही फिक्स है ना, एचडीएफसी से बेटर आईटीसी? अनिल जी आईटीसी एचडीएफसी बैंक से आउट परफॉर्म करेगा, और ये व्यू जब भी चेंज होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि अनिल जी जो मेरा कन्विक्शन व्यू होता है, चाहे सेल में हो चाहे बाय में हो, मैं उसको बार बार रिपीट करता हूं, और इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, आईटीसी एचडीएफसी बैंक्स को आउट परफॉर्म करेगा। बट अनिल जी आईटीसी में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखे जा रही है
देखिए 272-73 के ऊपर का लेवल है अनिल जी, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद 300 होना चाहिए। मैंने भी इसमें एक बार कॉल दी थी और अनिल जी वो नीचे स्टॉप लॉस हुआ था, हमने ऑप्शन के लिए दी थी। लेकिन अब मैं अनिल जी नोटिस कर रहा हूं कि ये चार्ट्स में क्या दिखता है, 265-66 में खराब दिखता है, 75 में अच्छा दिखता है। वो 75 को भी क्रॉस नहीं करता और 65 को तोड़ता नहीं। तो अभी ये ना दोनों साइड की बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। बट आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब भी ये 74-75 का लेवल इस बार निकला तो ये 300 की तरफ जाएगा। बट ये लेवल निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिल जी कई बार दिखा चुका है लेवल, और यहां से चाहे आता 5-7 रुपए नीचे है, लेकिन यहां से आता जरूर है एक बार नीचे। निकल गया सर, देखो 276 तो हो गया, बात करते करते बंदी तो होना चाहिए, बस कोशिश करेंगे बंद हो जाए। लग तो रहा है मजबूती के साथ बढ़ने की तैयारी में है। ओके, बढ़ते आगे और एक बार जल्दी से विश्वेश जी के लिए बिगुल, विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड के 140 के कॉल ऑप्शन में, अभी 7 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था ट्रायंगल में से, उसके बाद में आज जो पुल बैक आया है वो अपर एंड ऑफ द रेंज में कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, और अब जिस हिसाब से पैटर्न है, डेटा है, मुझे लगता है शायद 150 की ओर जा रहा है। तो 140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 7 रुपये के आसपास, 5 रुपये 20 पैसे का स्टॉप रखना है। और यहाँ पे 2 टारगेट होंगे अनिल जी, एक होगा 11 रुपये 50 पैसे और दूसरा होगा 14 रुपये 60 पैसे। मुझे लगता है 140 के कॉल में जो कंसंट्रेशन है अशोक लेलैंड का, वहाँ पे कवरिंग आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 51 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, आज भी ओआई एडिशन हुआ है, लेकिन प्राइस इज इंडिकेटिंग कि शायद 3 to 5% का क्विक मूव एक्सपेक्टेड है अशोक लेलैंड में। तो 140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है कि तो अशोक लेलैंड में 140 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीद कर करें आप खरीदारी, तेजी करें, ये राय आती हुई आपके लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी ये देखिए कॉन्ट्रा स्प्रेड है, क्योंकि हम ऊपर की रेंज में है, और इसका अनिल जी लेना है जो 16,700 का पुट, 16,700 का एक पुट लेना है अनिल जी। इसका भाव चल रहा है 150-51 रुपए, और 16,500 के 2 बेचने हैं जिसका भाव चल रहा है 77-78 रुपए। तो अनिल जी 1:2 बियर स्प्रेड, 16,700 का एक पुट लेना है, 16,500 के 2 बेचने हैं, और इसमें अनिल जी बनाने में मेरी कॉस्ट आएगी, मुझे 5-6 रुपए मिलेंगे, मुझे कुछ देना नहीं अनिल जी, 5-6 रुपए मिलेंगे। और अनिल जी ये सेफ है, ऊपर तो कुछ भी हो जाए सेफ है अनिल जी। अगर आप 17,000 अगर चला गया तो अनिल जी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अंदर 5 रुपए मिल रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, और 10-15 रुपए और आराम से मिल जाएंगे। अब नीचे कहां तक सेफ है अनिल जी? नीचे ये सेफ है 17,300 तक, 16,300 तक। तो अनिल जी अपना मानना है कि इस हफ्ते का जो नीचे का बेस है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और जिससे नीचे मार्केट नहीं लगता, वो है 16,400। तो अनिल जी अगर 16,400-500 आ गया तो इसमें जैकपॉट लगेगा फिर से। अभी 4 दिन है उसके अंदर। और अनिल जी अगर आप पूछेंगे नहीं आया, ऊपर 17,000 हो गया, ये 700 काट के खड़ा हो गया, तो अनिल जी कुछ पैसे नहीं लगेंगे, 5 रुपए अभी मिल रहे हैं और 10-5 रुपए और ज्यादा मिल जाएंगे। तो अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड है, बना के रखना चाहिए, सेफ है नीचे 16,300 तक, ऊपर में कोई लॉस नहीं है, और मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें पैसे बन सकते हैं। बट अनिल जी स्प्रेड ऐसा होना चाहिए कि आपको पैसे ना लगाने पड़े, सिर्फ मार्जिन लगाना पड़े। एंड एज आई ऑलवेज से, मार्जिन इज हेल्दी, लॉस इज अनहेल्दी। अब जिस तरह से अनिल जी स्टॉक्स में हुआ है, अगर हो सकता है इंडेक्स रुक जाए, या रिलायंस अनिल जी 150-200 रुपए बढ़ के 25-50 रुपए की करेक्शन दे दे, या कुछ और वजह हो जाए, तो अनिल जी ये स्प्रेड एज ए हेज बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लागत ही नहीं है। और अगर 16,300 टूट गया तो अनिल जी फिर तो मतलब अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, फिर तो वैसे ही बाकी स्टॉक्स में भी पूरा बंटाधार हो जाएगा। तो सही। अच्छा, आपके इस स्प्रेड पे सवाल एक मेरा कुणाल जी से। कुणाल जी सुन रहे हैं ना आप? कुणाल जी को दे। कुणाल जी, आशु सर ने बोला कि मैक्सिमम 16,300 से ज़्यादा, 16,400 से ज़्यादा की नहीं लगती, यानी कि 300 पॉइंट की यहाँ से, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं, करेक्ट। और वैसा लग नहीं रहा हफ्ते भर में, मतलब एक्सपायरी तक। फिर भी आशु जी तेजी में नहीं दिखते हैं, क्या करें इसका बताइए। अनिल जी देखिए, मैंने और अनिल जी मैं भी व्यवस्था की है एक अनिल जी। हाँ जी, एक मिनट पहले कुणाल जी को सुनने दो। हाँ अनिल जी संडे को अनिल जी इससे भी ज्यादा ग्रीन टी शर्ट पहनकर अनिल जी मैं मिलने जाऊंगा अनिल जी। आशु जी से मैं और बंसल जी मिलेंगे अनिल जी। अरे वाह, क्या चाय बात वाय है। पिलाएंगे, देखते हैं अनिल जी कोई असर आता है क्या। देखो, आप तो ये तो प्रयास छोड़ ही दो आशु जी को बदलने का, कुछ और लोगों ने किया था
जो आपके पड़ोस में ही बैठी हैं कोलकाता वाली सीवी जी, वो बदल गई। पता चले मंडे आके दोनों ही कुणाल जी और राकेश जी शॉर्ट कॉल पे शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। तो ये तो आप प्रयास छोड़ दो। हाँ, आशीष सर कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जी सर। अनिल जी, एक्चुअली आपका ना क्वेश्चन बहुत वैलिड है, पर अनिल जी देखिए, हम हैं मतलब जो विश्वेश कभी कभी यूज करता है, वी आर अपॉर्चुनिस्ट। अनिल जी, हमें इस मार्केट की रेंज में पैसे बनाने हैं, कोई भी बड़ा व्यू निकल के ही नहीं आ रहा। अनिल जी, स्टॉक्स में अभी भी वो जो स्टक वाला एटीट्यूड, स्टक वाली सिचुएशन थी, वो वैसे ही है। कुछ स्टॉक्स में मिली होगी, पर आप किस स्टॉक्स में जी एग्जिट ढूंढ रहे हैं? ना आईटी में एग्जिट मिला, ना एचडीएफसी ट्विंस में मिला, ना 2-4 स्टॉक्स को छोड़ के अनिल जी इंडेक्स में रिकवरी आई है। बाकी स्टॉक्स में हाँ, ये बहुत हिम्मत आ जाती है कि 100 रुपए का लॉस हो रहा हो तो 25-30 रुपए की रिकवरी आ जाए। तो अनिल जी, अपने को इंडेक्स को प्ले करना है, दोनों साइड विद इन रेंज, और पैसे बनाने हैं इस मार्केट से क्लाइंट्स के लिए। और वो कैसे भी बनाए अनिल जी, वो मुझे वो स्टॉक स्पेसिफिक लेके वो अभी भी टाइम नहीं दिख रहा कि लेके बैठ जाओ और बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। अगर बन जाएंगे तो अनिल जी स्टॉक्स तो होते ही है, कहाँ जाने हैं किसी के पास, मतलब ऐसा तो होता नहीं है अनिल जी। ऐसा चक्रव्यूह निकलना तो मतलब घुसना तो सबको आता है। आज ही अनिल जी मैंने एक ट्वीट शेयर किया कि महाभारत में 40 लाख लोग थे मतलब जिनको चक्रव्यूह में घुसना आता था, और सिर्फ 4 थे जिनको बाहर निकलना आता था। तो अनिल जी ये सिचुएशन मार्केट की भी रहती है। तो अनिल जी, बेचना इज द की, लेना तो अनिल जी 2 मिनट में लेने के लिए तो पैसे होते हैं, किसी को डर लगता ही नहीं है। अनिल जी देखिए, अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर जाना सर। तो आशीष सर, ये जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आशीष सर, यही वाला फॉर्मूला सेम प्रोपोर्शन में लगेगा। अगर 40 लाख में से 4 को आता था तो 10 करोड़ डीमेट अकाउंट में कितने निकल पाएंगे सर चक्रव्यूह से? हाँ जी, देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा अनिल जी। देखिए, महाभारत के प्रिंसिपल्स तो अनिल जी कॉर्पोरेट से लेके रियल लाइफ में आज भी वैसे ही चल रहे हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, राकेश जी ने कुछ इंटरेस्टिंग लाइनें लिखी है। क्या बात राकेश जी, कुछ ये मतलब कहीं से आपकी खुद की बनाई हुई है कि कहीं से पढ़ के लिखिए? जरा सुनाइए, क्या लिखा है आपने? देखिए अनिल जी, ये सब मेरा अपना ओरिजिनल है, और आपके जन्मदिन के अवसर पर अनिल जी मैं एक दिन शाम पूरी निकाली थी कुछ बोलने के लिए। तो अनिल जी, अब ऐसा तो है नहीं कि एक चीज निकलती है अंदर से अनिल जी। आफ्टर 8 PM तो बहुत कुछ निकला था। तो अनिल जी, सोच विचार करके मुझे समझ में आया कि तारों को गिनते गिनते चांद खो देते हैं लोग। तो अनिल जी, आशु जी तो सिर्फ मंदी की बातें कर रहे हैं अनिल जी, उस चक्कर में तेजी छूट रही है। तो इतना ही कहना चाहूंगा अनिल जी मैं। चलिए, बढ़िया है। तो ये है, अब इसमें है ना, आपको 1 और 1 11 मिलाने की कोशिश न करें। हमारे बंसल जी ऐसे ही लिखते हैं बिल्कुल। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, इसी बात पे एक सेल कॉल आ गया है रडार पे। जो स्टॉक अभी मेरे को लग रहा है कि यहां से गिरावट दिखाएगा, उसका अभी भाव चल रहा है 37 रुपए 80 पैसे, 37.80, 37.75। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। इसको यहां पे बेचे। जीएमआर इंफ्रा एक आज अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है, और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 2 से 3 दिनों के अंदर 3 से 4 रुपए का गिरावट दिखाएगा। आज जो कैंडल का ब्रेकडाउन आया है, उसमें पिछले 4 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। 200 डीएमए को इसने टेस्ट किया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है। तो आज मंडे ट्यूसडे तक 3 से 4 दिनों के अंदर 35 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के लेवल जीएमआर इंफ्रा में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 39 रुपीज का, 38.90, 39 ये रेजिस्टेंस है। तो 39 के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा को बेचे 35 से 34 के टारगेट्स के लिए। जीएमआर इंफ्रा यहां बिकवाली की राय, क्या बात है। आशु जी, जरा आपने सुबह से नोटिस किया कि नहीं किया, आज फुल फॉर्म में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं हमारे सुमित जी। धड़ाधड़ सीमेंस तो सचिन जी ने दिया था, ग्रासिम, अंबुजा, आईजीएल 3 शॉर्ट कॉल सुबह सुबह दे दिए इन्होंने। अनिल जी, सब लो पे है और सब दिन के लो पे। जी बिल्कुल जी, अनिल जी बहुत अच्छी चीज की है। अनिल जी बहुत अच्छी चीज की है। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूं अनिल जी, आज इंडेक्स ऐसे खुला था 200 पॉइंट एससीएक्स दिखा के,
और रिलायंस ऊपर खोल के, तो अनिल जी एक ऑब्वियस ट्रेड पब्लिक को, जनता को क्या नजर आता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और नीचे नीचे अनिल जी स्टॉक स्टम्बल कर रहे थे। तो आई थिंक ये सुमित ने जो आइडेंटिफाई किया अनिल जी, यही स्मार्टनेस होती है कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढने की। और इसी को मैं जब इसी को अप्रिशिएट करता हूं और इसी के लिए कभी क्रिप करता हूं कि चार्ट्स में वो नीचे के क्यों नहीं दिखते हैं। जैसे अब अनिल जी सुमित ने ढूंढा है, बहुत इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं। और अनिल जी अब बात ही हो रही है, बाई चांस सुमित इज जस्ट एग्जांपल, सुमित ने चार्ट्स में सेल को सेल नहीं करना इतना बढ़िया निकाला और कहां पता नहीं 60-70 रुपए से 120 रुपए तक। अब अनिल जी 110 से 70 आया तो उस सेल को सेल ही करना है, वो सुमित ने मिस किया। तो मैं कई बार उस चीज को मिस करता हूं। बट अनिल जी आज जो आपने बोला है बिल्कुल सही बात है, ऐसे मार्केट में अनिल जी, और ये दिखा रहा है कि मार्केट इंडेक्स दिखा के नीचे के स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और अगर सुमित ने आइडेंटिफाई किया तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ, आई मीन ये एक अच्छी चीज होती है अनिल जी कि कब बेचना है, यही सारा स्किल है अनिल जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय पूरी की पूरी इस वक्त आती हुई सुमित जी की तरफ से GMR इंफ्रा में बिकवाली की। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। किरण जी, शेयर अपना प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून आपको, और दीप वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे बेचना है बजाज फाइनेंस में आज सवेरे जिस तरीके से 6200 में कॉल राइटिंग हुई है, मेरा मानना है कि ऊपर में जब ब्रेकआउट लगभग आता नजर आ रहा था, उधर ही राइटिंग हुई है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये ऑप्शन चेन बना हुआ है, इधर से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस 6120 में कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ 6120 का रहेगा, पर नीचे में 6000 मेरा पहला सपोर्ट रहेगा, जहां पे पहला टारगेट रहेगा और दूसरा रहेगा 5960। तो ये दो टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में करें बिकवाली, फाइनली पूना वाले, मतलब पुणे वाले किरण जी की तरफ से बजाज फाइनेंस में बिकवाली की राय आएगी। मैं सोचा तो बड़े दिनों हो गए बजाज के चार्ट्स देखे नहीं है किरण जी ने। फाइनली यहाँ पर 6000 और 5960 दो टारगेट के लिए बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। इतनी देर बाद 25 मिनट बाद सिमी जी भी तैयार है बिगुल के साथ, और मुझे पता नहीं डर क्यों लग रहा है सिमी जी का शॉर्ट कॉल ही नहीं आ जाए। चलिए, बिगुल तो बजाना ही पड़ेगा। बताएं सिमी जी, क्या बेचना है? अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अनिल जी, ये तो मैं भी हैरान हो गई हूँ कि आपने बिल्कुल सही गेस कर दिया कि मैं इस बार तो सेल कॉल ही देने वाली हूँ। उसका मैं बताता हूँ, बाय कॉल देने में आप इतना टाइम नहीं लगाती। 25-30 मिनट लगे, इसका मतलब ही शॉर्ट कॉल आ रहा है जी। एकदम अनिल जी, मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह बहुत सारे बाय कॉल स्टार्ट किया था, तो मैंने भी बाय कॉल दिया था, चला नहीं, और मार्केट अभी एकदम ऐसा जगह पे आ गया है कि लग रहा है कि यहाँ से बहुत जबरदस्त गिर सकता है। और आशु जी भी शो पर है, और आशु जी को रेस्पेक्ट देते हुए भेल पर मैं सेल कॉल दे रही हूँ। BHEL भेल 51 के आसपास है, मैं कैश का ही लेवल दे रही हूँ। इसमें थोड़ा बहुत जो रिकवरी आई थी लास्ट 7-10 ट्रेडिंग सेशन से, जो भी रिकवरी आई थी, मुझे लगता है कि पूरा सरेंडर करने वाला है। पहला टारगेट होगा 49, दूसरा टारगेट होगा 4770। तो ये दो टारगेट्स के लिए भेल को सेल करके चलिए। 52 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे, ₹1 का स्टॉप लॉस होगा। 48 का पहला टारगेट, 49 का पहला टारगेट, 4770 का दूसरा टारगेट। ओके, तो कैश के लेवल्स बताएं, और फ्यूचर्स में आप ट्रेड करें तो थोड़े लेवल्स एडजस्ट कर लें। 51 के आसपास भेल बेचे, 52 का स्टॉप लॉस, 49 और 47 रुपये 70 पैसे दो टारगेट के लिए बिकवाली की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तशरीफ लाने की तैयारी में है आपके लिए थोड़ी देर में सेठी साहब भी, लेकिन उससे पहले एक बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी वीक है, और बैंक निफ्टी वीकनेस में अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक और HDFC फ्लैट है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो AU स्मॉल बैंक और एक्सिस बैंक ज़्यादा वीक है। तो मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक वीक लग रहा है। समहाउ एक्सिस बैंक का बहुत ही मेजर सपोर्ट है 650 पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्सिस बैंक वो तोड़ देगा, लेकिन वो क्रिटिकल लेवल अभी तोड़ेगा कि नहीं वो बोलना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है एक्सिस बैंक का 680 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए अनिल जी। एक्सिस बैंक का 680 का पुट ऑप्शन 17 रुपये के आसपास मिल रहा है। छोटा ही स्टॉप लॉस होगा 13 रुपये का, उसके सामने 22-27 रुपीज़ के टारगेट होंगे। एक्सिस बैंक ने अनिल जी इतना ज़्यादा सपोर्ट लिया है 648-650 की रेंज में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर सम रीज़न, और इस तरह के साइडवेज कंसोलिडेशन जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें अगर आप लंबा इंटरवल का बैक टेस्ट करोगे तो समझ में आता है कि एक बार तो डेफिनेटली टूटते हैं।
हैं। तो हैविंग सेड दैट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना चाहिए एक्सिस बैंक के 680 के पुट में। ओके, तो ये है आपके लिए 680 रुपये वाला पुट। ये इंटरवल से एक चीज़ याद आई जी, जो पहले हम जैसे आशु जी हैं, कुणाल जी वगैरह सारे लोग जो किरण जी भी हैं ना उस ज़माने में, खाली एक थोड़ा सुमित जी वगैरह को छोड़ दो, आजकल के ज़माने के विश्व जी का अभी तक हमें पता नहीं चल पाया इनका ज़माना कब था तो बाकी हमारे ज़माने में इंटरवल भी होती थी ना फिल्मों में, बहुत लंबी लंबी वाली होती थी, 15-20 मिनट वाली, उसमें आराम से समोसा वमोसा खा के आ सकते थे, गपशप लगा सकते थे, मतलब घूम फिर के। आजकल तो ये जब से वो मल्टीप्लेक्स वाला टाइम हो गया ना, एक दिन में 5-7 शो चलाने का चक्कर जो इनका है, तो गैप बहुत छोटा छोटा रहता है, 5-7 मिनट है ना? रहता है, हाँ। सही है। फिल्मों के शौकीन हमारे इस मामले में जो इन हाउस एक्सपर्ट बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि उस जमाने में अनिल जी इंटरवल भी काफी लंबे होते थे, और अनिल जी तब चीजें अलग थी अनिल जी, ना तो इतनी फैसिलिटीज थी, और अब वो एक ही हॉल में अनिल जी क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्स के अंदर 7-7 शो भी चलाने हैं, और 3-3 अनिल जी अलग अलग और 3-4 अलग ऑडियो होते हैं, तो एक ही कॉम्प्लेक्स में 4-4 पिक्चर चल रही होती है, तो वो रेस्ट रूम और खाने पीने की जगह भी एक होती है। तो अनिल जी इस कारण भी सब जगह पर इंटरवल आना होता है, तो इंटरवल अनिल जी वाकई में छोटे हो चुके हैं। बस ये मतलब आप थोड़ी देर इधर उधर हो जाओ तब तक तो पता चला कि यार फिल्म शुरू हो गई है आपकी, तो ज़्यादा। और वैसे उसमें एक फैसिलिटी और हो भी गई ना, अब सब कुछ आपकी सीट पे ही आ जाता है। हाँ, अब तो हाँ, पहले लाइन लगा के लेना पड़ता था, नहीं तो अब तो आपको आराम से मिल जाता है बैठे बैठाए। तो वैसे वाले समोसे नहीं मिलते, नहीं वो समोसे की तो अब वैसे नहीं मिलते, मज़ा नहीं आता। आपको आजकल मालूम क्या होता है, पहले तो क्या होता था थिएटर में बनते थे समोसे, अब तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री से बन के आएंगे, क्लाउड किचन से, फिर आगे सब जगह सप्लाई होंगे, तो वो बात नहीं है, वो मज़ा नहीं, ना सवाल ही नहीं। जो सिंगल स्क्रीन पे मूवी देखने का मजा है वो कभी मल्टीप्लेक्स में तो आ ही नहीं सकता। ओके, चलिए, तो ये विश्वेश जी की तरफ से ये राय आती हुई एक्सिस बैंक पर पुट ऑप्शन खरीदारी करने की, सेठी साहब से मुलाकात कर लीजिए। सेठी साहब भी उसी जमाने के हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आइए सदाबहार से फिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। आपको बुरा तो नहीं लगा हमने कहा कि आप भी उसी जमाने के जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, नहीं ठीक है। हाँ, नहीं मुझे लगा कि आप ऑब्जेक्शन ले लेंगे, मैं तो उससे भी बहुत पुराने जमाने का हूँ, आप उसमें कैसे लग रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ, आप मुझे आपके बराबर कैसे? थैंक यू सर। बताइए सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी, आप भी कमाल करते हो। जी बताइए। दो स्टॉक है इस बाजार में भी, मतलब आज तो वैसे बाजार ऊपर के स्तर से काफी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, पर यहाँ पे 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो कि अभी 288 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे ऑयल है, लुब्रिकेंट्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को ये बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। और ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका यूसेज होता है पावर कंपनीज में, टेक्सटाइल्स, फार्मा, रबर, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, एक जीरो डेट कंपनी, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 71.1% हिस्सेदारी है। और इनके काफी मार्की क्लाइंट लिस्ट है जिसमें डाबर, मैरिको भी है। फिर इन्होंने हाल ही में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। और शेयर होल्डिंग लिस्ट में भी कई नामी गिरामी निवेशक भी इसमें निवेशित दिखाई दे रहे हैं। रमेश दमानी जी ने पिछले क्वार्टर में ही 1.26% स्टेक इसमें लिया है। तो एक सॉलिड कंपनी, और अपने हाइज 360 के हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे स्टॉक अभी अवेलेबल है, और वैल्यूएशन के लिहाज से 8 के मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस 280 रुपए का। 280 का स्टॉप लॉस और 310 का टारगेट खरीदे पनामा पेट्रो। अच्छा, इससे याद आया 310 के टारगेट से, अरे सेठी साहब बधाई हो आपको। कल का मजगांव टॉक का आपका जो 305 का टारगेट था वो हासिल हुआ। मुझे याद है 285 288 के आसपास आपने खरीदारी करने की राय दी थी। आज 305 के ऊपर मैंने देखा भी था और उसके बाद नीचे आए, तो बधाई, पहले तो आप उसको स्वीकार करें। अब बताएं सर, दूसरा शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिल जी। हम खुद भूल जाते हैं एक्चुअली कल के स्टॉक का टारगेट हुआ नहीं हुआ देखना, बट थैंक यू अनिल जी याद रखने के लिए। स्टॉक ने अच्छा किया, अभी थोड़ी देर पहले 305-7 के लेवल्स उसमें आए, फिर बाजार में जो गिरावट है उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ होगा। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 180 के लेवल्स पे ट्रेड करता है।
ये भारत की एक लीडिंग प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी है जिसका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का 26% मार्केट शेयर है। कंपनी प्लाईवुड के अलावा ब्लॉक बोर्ड्स, डेकोरेटिव विनियर्स, डोर्स ये सब बनाती है। बहुत ही पॉपुलर इनके ब्रांड्स है। फिर एक एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी काम करती है। ये सब प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। 3 ही प्लांट है इनके, एक वेस्ट बंगाल में, एक गुजरात में और एक नागालैंड में। और बाकी ये अपने 60% से ज्यादा प्रोडक्ट को आउटसोर्स करती है, तो उस लिहाज से इनका एसेट लाइट मॉडल है। फिर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 2200 स्टॉकिस्ट, 6000 रिटेलर्स और बाकी बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, अराउंड 17-18% की रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है 0.54। और अभी हाल में हमने देखा हाउसिंग सेल्स में काफी अच्छा इजाफा हुआ है। बॉम्बे के जो सेल्स के नंबर्स आए मई महीने के, वो कई महीनों के, कई सालों के हाईएस्ट आए रजिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इन तरह के जो हाउसिंग सेल्स हो रहे हैं उसका फायदा प्लाईवुड बनाने वाली कंपनीज में देखा जाना चाहिए। स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदें। 195 का टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पनामा पेट्रो और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री 2 शेयरों पर आती हुई 195 के टारगेट के लिए ग्रीन प्लाई यहाँ पर खरीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब हमारे लिए समय देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल्स देने के लिए। आइए अब बाजार पर भी नजर डालते हैं और ले लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का डाउ फ्यूचर्स सुस्त दिख रहा है सर, 70 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% कमजोर है, तो 2 दिन की गिरावट पर कल ब्रेक लगा था, आज थोड़ी सुस्ती लौटती हुई दिख रही है। यूरोप में यूके के बाजार बंद हैं, जो बाकी बाजार खुले वो ठीक दिख रहे हैं। कच्चा तेल थोड़ा फिसला है आज ऊंचाई से और रुपया भी थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है। तो वैसे तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, एशिया में भी ज्यादातर बाजार बंद ही थे, तो कुछ एक्शन वहां पर नहीं हुआ। हमारे बाजार ही इस समय थोड़े गिव अप कर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी भी सर अब सारी गेन्स गिव अप करके लगभग फ्लैट हो चुका है। क्या चल रहा है सर, क्या करना है? ठीक है दीप, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है मेरे ख्याल से, अपना सपोर्ट लेवल पर आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से ज़्यादा खराबी नहीं दिख रही मुझे। 16,000 अभी कहाँ पे पहुँचे हम? 16,635 के आसपास है ना। तो मुझे लगता है 16,575 16,625 ये सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में जहाँ आप आ रहे हैं हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेचने का टाइम नहीं है। लेने की इच्छा है आप तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि डाउ में आज गिरावट हो सकती है। उसको थोड़ा हमने ऑलरेडी भाप दिया और ऊपर से 150 पॉइंट से ज़्यादा कितना नीचे आ गया हम। 16,000 हमारा 700 हाई क्या है आज का देख लेते हैं एक बार दीप। 150 पॉइंट नीचे सर ऊपर से 16,793 यानी 16,800 समझ लीजिए। 800 हाँ 150 पॉइंट करेक्ट राइट। 150 तो मेरे ख्याल से 16,575 16,628 का तो लो बना ही चुके हैं। तो इस रेंज में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि मार्केट वेट करेगा, रुकेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 बजे तक का लेवल ये कि 16,575 16,600 अगर ये तोड़ के नीचे ट्रेड करते हैं तो ही बाजार खराब है। अदरवाइज 16,600 से 16,700 की रेंज में आज बाजार क्लोजिंग देगा और उस रेंज में क्लोजिंग देगा तो हमारा ट्रेंड आज भी न्यूट्रल आने से बचेगा, नेगेटिव रहेगा। हमें जो मैं वही बोल रहा था सुबह की क्लोजिंग 16,700 के ऊपर चाहिए। 700 ना भी मिले तो कम से कम 675 की तो मिले। लेट्स सी क्या होता है। 700 की क्लोजिंग मिली तो हम भले कहीं भी बंद हो फिर भी हम ये कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, न्यूट्रल होते जा रहा है, निकले। और ज़्यादा मुझे यहाँ से कोई खास समस्या नहीं दिखती। ठीक है, थोड़ी बहुत अनलेस के डाउ फ्यूचर 200-250 हो जाए वो तो नहीं पता। अगर डाउ फ्यूचर गिरते गिरते 200-250 पॉइंट हो जाए तब तो आप 16,600 के नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज 16,575 16,625 यहाँ पर खरीदारी की जगह है। क्यों है? क्योंकि 16,500 के पुट पर 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। ऊपर 16,600 पर हल्की फुल्की रुकावट है, कोई खास नहीं। और 16,700 अब आपके लिए ऊपर में रुकावट का काम करेगा। तो मतलब 16,600 16,700 ये आपकी रेंज हो जाएगी बचे हुए समय के लिए। 16,600 के नीचे ट्रेड करेंगे थोड़े खराब होंगे, 16,600 के ऊपर ट्रेड करेंगे थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर रेंज दिख रही है। और अगर इस रेंज में किसी भी एक तरफ बाहर निकले 50 से 75 पॉइंट का मूव, 16,600 के नीचे 16,550 16,525 16,700 के ऊपर 750 775 बहुत क्लियर कट डेटा है और कोई ऐसे खराब डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू। हाँ 700 पार करने में मुश्किल आएगी ये दिख रहा है, क्योंकि 700 पर पुट में 26 लाख शेयर है, कॉल्स में 37 लाख शेयर है, वो रुकावट का लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी, आप है 35,365 के आसपास और डीप ये लेने का लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी में। अब खरीदना है। देखो 35,300 आपने पिछले 4 दिनों से लो वही बनाया है। 35,385 कल का था, 285 288 2 दिन पहले, और उससे पहले तो 35,748 था, वो छोड़ दिए। उसके पहले वाला 35,291 था। तो कहीं न कहीं 35,300 के आसपास खरीदारी आती है। तो मैं ये कहूँगा कि 35,300 के आसपास लीजिए,
35,100 आएगा तो और ऐड कीजिए 35,000 के स्टॉप लॉस के साथ, इससे ज़्यादा खराबी नहीं दिखती। आपको इस ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने के लिए गिरते बाजार में ही लेना पड़ेगा। ऊपर में आप लेंगे तो अटक जाएंगे, जैसे सुबह हुआ। ऊपर में आपको देना ही है ताकि आप नीचे में ले पाएं। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शिकार करने की रेंज में आ रहा है, जहाँ पर गांठ लगा कर बैठे हुए पैसिव शिकारी उनके लिए शिकार करने की जगह बनेगी। और वापस आपका बैंक निफ्टी वापस जब 35,600 से 35,800 की रेंज में आए तब थैंक यू वेरी मच कर दीजिए। सो आई थिंक नीचे की रेंज में बाय रेंज में आ रहा है, वहाँ पर एंटर करें। एक ही रिस्क है जिसको ध्यान में रखना है, डाउ फ्यूचर। अगर वो ज़्यादा गिर जाए तो नहीं लेना है, और जैसे बढ़ने लगे वहाँ पर तो तुरंत ले लेना है। तो डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए आप सिंपल सा एक ट्रेड ले सकते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर आया आपके लिए। अंडरस्टूड सर। आइए इस बीच बैंक निफ्टी पर शायद आशु सर भी कोई राय देना चाहते हैं, एक बार उनसे भी ले ली जाए। बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है। और एक और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी अनिल जी, मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड ये वो कहना चाहता था, जो आज सुबह या कल सुबह आपने कहा था कि बैंक निफ्टी चाहे आपको पर्सनली पसंद है, लेकिन निफ्टी की तेजी में मजा आता है, स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो अनिल जी आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। और अनिल जी मुझे लग रहा है कि अभी जो डिप आया ना अनिल जी, इसमें L&T मिस नहीं करना चाहिए। मैंने अभी फिर बोल रहा हूँ कि 8 स्टॉक्स बोले कि मुझे राइट फ्रॉम अशोक लेलैंड, ऑटोज, ये वो सब में काफी में डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, लेकिन L&T बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये वैसी स्ट्रेंथ दिखा रहा है L&T जो पिछले दिनों में रिलायंस ने दिखाई थी। तो ये 50 रुपए की मूव के लिए तैयार है। तो ये जो डिप्स आया है जी, इसमें L&T मिस नहीं करना चाहिए। और अनिल जी मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये सिमी जी मतलब हर बार शॉर्ट कॉल देके मैं बताऊँ कि मैं शो पे हूँ, मेरे को अर्पित कर देती हैं या मतलब मेरे नाम का वो कर देते हैं सर मेरे को अपनी। अनिल जी देखिए, मंदी की बात करना और मंदी से एसोसिएट होना सबका पोर्टफोलियो होता है, सबको बड़ा गुस्सा आता है, दुख होता है, इरिटेशन होती है। और मेरे को अनिल जी वैसे ही मतलब आपको पता है कि मंदी मतलब अनिल जी देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि जो शॉर्ट कॉल देता है या शॉर्ट आइडेंटिफाई करता है, तो इसलिए नहीं कि मतलब मैं सिर्फ मतलब मेरी रिस्पेक्ट डेफिनेटली ज्यादा, मुझे आइडेंटिफाई करने में मजा आता है, जो मैंने कहा चक्रू से निकलने के लिए। पर अनिल जी सारे मंदी से मुझे एसोसिएट कर देंगे तो अनिल जी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं मुझसे। लेकिन सिमी जी बदलेगी नहीं, ऐसी रहेंगी। सिमी जी आप ऐसे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी अभी इस उम्र में आपको सिमी जी को किसी को क्यों बदलना है? बिल्कुल एंजॉय कीजिए लाइफ, मस्त रहिए, जैसे वैसे ही रहिए। क्यों है? इसी का तो मजा है, इसी का तो मजा है। तो हमारे पैनल में सब तरह के लोग हैं। अनिल जी मैं तो बदल नहीं सकता। हाँ अनिल जी मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन सिमी जी मंदी की कॉल पे हर बार मेरा नाम लेंगी तो मेरा नाम और खराब हो जाएगा। भाई तो अच्छा है ना, आप तो उसको अपना पावर समझो, और क्या है। हाँ और क्या। तो अगर देखो सिमी जी के बोलने के पीछे रीज़न ये है कि अगर समझो कॉल सक्सेसफुल हो गया तो सिमी जी ने दिया था, कॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आशु जी के दबाव में दिया था, इस वजह से देना पड़ा था, बाकी देने की इच्छा नहीं थी। सिंपल मतलब ये सिमी जी का अनडिस्क्लोज डिस्क्लेमर है। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार एक बिगल उनके लिए। सुमित जी मेरे को ऑटो सेक्टर के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गिरावट आएगा आज और अगले हफ्ते में। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 732 रुपया, 733 रुपया। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। एक अच्छी खासी तेजी के बाद टीवीएस मोटर पे ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन है और आज का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसमें कल का लो ब्रेक हो चुका है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो टीवीएस मोटर के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में 744 745 का जो रेजिस्टेंस है वहां पर लगाए। 745 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर को यहाँ पे बिकवाली करके काम करना है। अब नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर में 720 रुपए का पहला टारगेट होगा और 720 का लेवल टूटने पे 700 रुपए तक के लेवल अगले हफ्ते में टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। 720 वाला पुट अभी 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक के टारगेट 720 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 720 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लेवल अगले हफ्ते तक देखने को मिलने चाहिए। तो बिकवाली करें टीवीएस मोटर में 745 के स्टॉप लॉस से। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर बिकवाली की राय। 2 दिनों से ऑटो स्टॉक्स में भी थोड़ा करेक्शन चल रहा है, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर भी गिरावट है, तो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। अशोक लेलैंड पर अभी थोड़ी देर विश्वेश जी का थोड़ा कन्विक्शन था दूसरी तरफ का, बट टीवीएस मोटर्स इस पर रखिएगा नजर, ये काउंटर आपको फिसलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। आइए एक कॉल किरण जी की तरफ से आ रही है, बिगुल उनके लिए किरण का कमाल।
बताएं सर। दीप, एक शॉर्ट कॉल है और ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा ये शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर का 350 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। 18 रुपए 10 पैसे अभी ट्रेड हो रहा है, 18.10 के आसपास है। ये पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का, यानी 3 रुपए का रिस्क है। टारगेट्स काफी बड़े हैं, पहला 23 रहेगा, दूसरा 26 रहेगा। ये बड़े टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर शॉर्ट करनी चाहिए। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है चार्ट पे, जहां पे लगातार लोअर टॉप बनते जा रहे हैं और अभी इंपॉर्टेंट जो नेकलाइन है उसको तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, कैश में 320 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए आते एक से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो मेरा मानना है कि थोड़े पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ये पुट ऑप्शन लेके चलना चाहिए। 350 का पुट ऑप्शन, टारगेट 23-26 आपके लिए राय चंबल फर्टिलाइजर में शॉर्ट करने की। थोड़ी देर में वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले रविवार की एक इवेंट पर फोकस करते हैं। कहाँ हैं कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सारे एक्सपर्ट, जरा बताइए मुझे। रविवार को एक शिखर वार्ता होने जा रही है जिसमें कुणाल जी, राकेश जी और आशु मदान साहब एक बड़ी मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में नेचुरली जब मिलेंगे तो खाना पीना सब कुछ होगा। कहाँ है भाई, जरा दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ सबकी। अच्छा, ये कहीं मीटिंग किसी के घर पे है या कहीं बाहर होटल वगैरह में खाएंगे पीएंगे, कहाँ कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? न्यूट्रल ग्राउंड पे अनिल जी, न्यूट्रल ग्राउंड। अनिल जी प्लान है, न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है अनिल जी। अनिल जी गलत है ये। जी बंसल जी, गलत है, न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है अनिल जी। अनिल जी जिस क्लब का मेंबर हूँ उस क्लब में अनिल जी इन्होंने मीटिंग रखी है, तो न्यूट्रल कहाँ से हो गया अनिल जी? क्रेडिट कार्ड तो मेरा निकलेगा। वो तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से वहाँ पर रखिए ताकि आपका क्लब है, ताकि आप पर कोई भारी ना पड़ पाए। लेकिन अगर आप कहीं भी वीकेंड पर खाने पीने अनिल जी कुणाल जी अनिल जी देखिए, क्लब में रखने की वजह यह है कि बंसल जी पर थोड़ा भार पड़ेगा अनिल जी, तो खर्चा बंसल जी करेंगे इसीलिए। बंसल जी पहले नहीं बोलना था, हो सकता है बंसल जी बोले आज से मेरी तबीयत खराब है संडे को ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो मैंने आइडिया नहीं दिया, बंसल जी खुश हो जाए। अच्छा, बाय द वे, जहाँ भी आप खाने पीने जा रहे हैं, चाहे आप जा रहे हैं चाहे कोई और जा रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि इसी बिजनेस ने एक मुहिम शुरू की थी कि भाई ये जो होटल में खाना खाने के बाद सर्विस चार्जेस लगते हैं जबरदस्ती वाले, सर्विस मिली नहीं मिली, खाना अच्छा था नहीं था, ध्यान रखा गया नहीं रखा गया, पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, सर्विस चार्ज देने में भी इशू नहीं, चलो ठीक है, कोई होटलों में देना भी पड़ता है, फाइन डाइनिंग में स्पेशली। और उसके बाद अलग से ऊपर से टिप ना दो तो ऐसा, मतलब वो वेटर ऐसा घूरता है ना। विश्व जी आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे घूरता है जैसे कि अगर पैसे नहीं थे तो खाना खाने क्यों आए, टिप के पैसे नहीं थे। ऐसा फील हुआ कभी आपको? अनिल जी, मैं तो सर्विस चार्ज ही नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आई कम फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर बैकग्राउंड, ये सर्विस चार्ज लीगली अलाउड नहीं होता है, आप मुझे मत चार्ज कीजिए। तो वो लोग रिवर्स कर देते हैं। कल ही मैं एक रेस्टोरेंट में था एंड वी वर हैविंग, और मैंने बोला सर्विस चार्ज अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला कि क्या करिए, मैं बोला आप इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करके दे दिया। अनिल जी, प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो और वो इसको उठाते नहीं है। आई नेवर स्केयर अवे फॉर सेइंग माय पॉइंट अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड विश्व जी, नाइस। और आपकी बात विश्व जी सब तक पहुंचे है और हमने भी इसी मुहिम को आगे उठाया। तो अब उसका डिसीजन हो चुका, अब सर्विस चार्जेस कंपलसरी नहीं होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से सरकार ने होटल वालों को बता दिया है। तो क्या कुछ हुआ है डेवलपमेंट? आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष बताइए। सर बिल्कुल, हमारी मुहिम के बाद सरकार ने कहा है कि बिल्कुल जैसे कि विश्वेश जी बता रहे थे कि ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं है कि सबको यहाँ पर पेमेंट करना ही होगा। तो जिसके चलते सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि ये गैर कानूनी है। जिस प्रकार से हर बार जो है 10% का चार्ज लगभग सभी रेस्टोरेंट्स लगा देती हैं, इसे गैर कानूनी माना जाएगा। और ये अगर प्रैक्टिस जल्द नहीं रोकी गई तो कड़े जो लीगल फ्रेमवर्क हैं इसको लेकर तैयार किए जाएंगे। देखिए, लेकिन एसोसिएशन अपना डिफेंस रख रहा है। एसोसिएशन ये कह रहा है कि इन्होंने मेनू पे ऑलरेडी लिख दिया कि हम 5% 10% जो है सर्विस चार्ज लगाते हैं। तो अगर कोई ग्राहक दे रहा है, कोई कस्टमर दे रहा है, तो अपनी स्वीकृति से दे रहा है, अपनी फ्रीडम के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पर वो मान रहे कि पूरी तरीके से जो है ऑप्शनल है, तो यहाँ पर दूसरे जो लीगैलिटीज़ हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे कि सरकार का अब जो पक्ष है वो एकदम साफ हो गया है कि वो कह रहे हैं कि 10% जो चार्ज अधिकतर रेस्टोरेंट्स लगाते हैं वो गैर कानूनी माना जाएगा। जिसके चलते सर, वैसे विश्वेश जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं, अधिकतर लोग तो
क्या ना आसपास के प्रेशर में आके देख लेते कि यार छोड़ो जाने दो, अगर एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं भी है तो भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, पेमेंट करना ही पड़ता है। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन अब हम यही कोशिश करें कि इस बात को लगातार बार बार उठाएं ताकि सबको पता चले। और चीज तो एक ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो कि देखो भाई ये बिजनेस में बताया था, सरकार ने कर दिया है, अब लगो ये सुन लो। इतना तो कर ही सकते हैं। 100% पहले तो एक जमाने में हमेशा वो प्रूफ मांगते थे, कहाँ कौन से कानून में लिखा है, किधर लिखा हुआ था। अब तो सुना हुआ भी सुना सकते, देखा हुआ सुना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आप अपने पास में रख लीजिए छोटा सा वीडियो, बोल दिए भाई कि देखिए ये खबर है, आ चुका है 2 जून को फैसला। 2 जून किसी को याद ना हो तो आपको पता है कैसे याद करवाना है ना, कि 2 जून को आया है, बहुत बड़ा दिन है, उस दिन ये फैसला आया है और ये फैसला आ चुका है, पक्का हो चुका है। एसोसिएशन हो गया सर। हाँ, अच्छा एसोसिएशन, अच्छा काम हुआ है। 2 दिन के लिए 2 दिन के दिन दूसरा अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम समझ तो गए होंगे आप। ओके, तो ये फैसला आ चुका है सर्विस चार्जेस वाला, और इस पर आपको आवाज उठानी चाहिए। ओके, तो ये है जी। जी विश्वेश जी की कुछ विशेष टिप्पणी। जी विश्वेश जी। नहीं जी, सर्विस चार्ज ही नहीं, मुझे तो लगता है कि मतलब ओवरऑल कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए। मुंबई जैसे सिटी में अनिल जी आपको पुलिस भी खड़ी कर देती है फॉर सो नो रीज़न। यू शुड नो योर राइट। तो पता नहीं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिबल एटीट्यूड का हूँ, तो जब कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट चीज़ मैं उनको पूछता हूँ कि अंडर द व्हाट फ्रेमवर्क यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। रेस्टोरेंट में अनिल जी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है कि उनको चीज़ें पसंद नहीं आती है, फिर भी दे आर कंपेल्ड टू डू दैट। वेयर इज द पॉलिसी, आप मैनेजर को बुला के बोल सकते हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी। और सर्विस चार्ज तो अनिल जी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब तक आप हैप्पी नहीं हो तब तक तो ज़िंदगी में नहीं देना चाहिए। अभी तो लीगल फ्रेमवर्क भी आ गया है, तो मुझे लगता है अनिल जी आई थिंक वेरी नाइस मुहिम। सर्विस चार्ज कई बार 2000 के बिल पे एनर्जी 250-300 रुपए सर्विस चार्ज, विच इज टोटली इलॉजिकल एनर्जी। वैसे ये बात अच्छी है और बात उठाते भी और पूछते भी है, लेकिन विश्वेश जी आपके साथ बार बार अगर ये होता तो किस वजह से, मतलब कुछ आप ऐसा कोई काम, ऐसी कोई हरकत करते हैं या आपकी शक्ल देख के ऐसा कोई सामने वाला कर देता है? नहीं, सबसे ज़्यादा सिग्नल पे होता है एनर्जी, बिकॉज बहुत तेज़ गाड़ी चलाता हूँ और हमेशा सिग्नल पे फर्स्ट रहता हूँ। तो जैसे ही वो रेड से येलो होता है तो मैं आगे निकल जाता हूँ। और आई कम फ्रॉम अ लॉ एंड ऑर्डर बैकग्राउंड। मेरे फादर थे, मेरे अंकल लॉयर है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स लॉयर है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी बेसिक चीज़ें आप गूगल कर लीजिए। द मोमेंट समबडी आस्क यू, जैसे बाइकर्स का सबसे ज़्यादा चीज़ होता है, पुलिस आके आपकी कीज निकाल सकता है। दे डोंट हैव अ राइट टू डू दैट अनिल जी। और मुझे क्या लगता है कि अगर आप स्ट्रेट क्वेश्चन पूछोगे क्या आप, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी, और हम पूछते नहीं है क्वेश्चन अनिल जी, हम डरते हैं। इनफैक्ट एक दिन रात में मैं पार्टी करके आ रहा था अनिल जी, तो उन्होंने खड़ा किया, वी वर पार्क द कार, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला हम बैठे हैं। तो दे से कि आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, हमको आपका अल्कोहल टेस्ट करना है। अंडर द लॉज अनिल जी दे कैन नॉट आस्क यू टू डू द ब्लो टेस्ट, दे कैन नॉट आस्क यू टू गो टू हॉस्पिटल ऑल्सो। ये स्मॉल चीज़ें हैं, लेकिन ये हैरेसमेंट होता है बाय लॉ एंड ऑर्डर अनिल जी। फ्रॉम आवर बिजनेस चैनल आई थिंक अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो मुझे लगता है प्राइम चैनल्स को भी इस चीज़ को करना चाहिए। वेरी नाइस। तो ये तो बढ़िया चीज़ें हैं जिनको जरूर उठाना चाहिए। तो हमारी इवनिंग टीम की प्रोग्रामिंग में ये हिस्सा रहेगा कि एक इस पर सीरीज की जाए कि लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, बिल्कुल सर, करना चाहिए। पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या मांगा जा सकता है, क्या नहीं मांगा जा सकता, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता। क्योंकि मुझे याद है सी इंस्टीट्यूट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था कि उसने बताया था कि अगर आपके यहाँ कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्च वगैरह पे आती है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। या अगर कोई आया तो आपको उनसे क्या क्या पूछना है, क्या वारंट है, आपके आई कार्ड क्या है, ऑल दोज थिंग्स। जी आशुधर। अनिल जी, जो सर्विस चार्ज वाली बात है ना अनिल जी, ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अनिल जी इग्नोर, जो भी आपने कहा था ना, अगर टिप्पणी दो तो वो जो स्टूवर्ड होता है या वो आपको घूर के देखता है, तो अनिल जी वो अगर ये मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को ना एम्बेरसिंग लगता है कि ये सर्विस चार्ज के लिए बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले बोलेंगे तो नहीं, स्टूवर्ड ही घूर के नहीं देखेगा, मैनेजर भी देखता है, ओनर भी देखता है, सारा रेस्टोरेंट देखता है कि यार कौन आ गए, मतलब कि सर्विस चार्ज हटाने वाले, एंड दे गिव यू दैट डर्टी लुक अनिल जी। और दूसरी चीज अनिल जी, कभी कभी अड़ोस पड़ोस में आप ग्रुप में जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि हमारे मतलब साथ वाला भी बोलेगा ये क्यों हटवा रहे हैं और एम्बेरसिंग लगेगा। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अनिल जी आउट ऑफ मोर ऑफ अ सोशल प्रेशर कि सारे नहीं बोलते हैं, लेकिन काफी लोगों को पता है कि हटवाने के लिए कहते हैं कौन हटवाएं। अनिल जी काफी सारे रेस्टोरेंट में ना एक वो डेटा भी है, मतलब ये तो विश्वेश तो बॉम्बे में है, लेकिन वो कहते हैं जो मैक्सिमम सर्विस चार्ज हटाते हैं जब बाहर के, मतलब वो दिल्ली वाले हैं जो हटवाते हैं।
दिल्ली नहीं, इसमें एक और आया है। लाइन अच्छी है। क्या दिल्ली वाले हटवाते हैं? हाँ, दिल्ली वाले ही हटाते हैं। नहीं, एक और आया है अभी विश्वेश जी के लिए। हमारे एक दर्शक उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ा था, प्रीतम छेत्री साहब है, उन्होंने दर्शक लिखा, और वो दर्शक उन्होंने विश्वेश जी को लिखा है ट्वीट करके, विश्वेश जी बाकी ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है सर्विस चार्ज हटवाने के लिए फाइट करने के लिए। कुछ बता या तो पैसे बचा लो या गर्लफ्रेंड बचा लो। चलिए आइए बढ़ते आगे। तैयार है भसीन साहब फोन लाइन पर, करते हैं उनसे मुलाकात। भसीन साहब लाइव है हमारे साथ, साक्षात दर्शन देते हुए। सर स्वागत है। उतार चढ़ाव आज भी है थोड़ा बहुत, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आई, खरीदने के मौके दे रहा है बाजार, जरा आउटलुक बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और एक्सपेक्टेड था 1000 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट की मंदी या 150 पॉइंट, ये तो मार्केट में ऑन, लेकिन लार्ज कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है और मिड कैप में इट विल फ्लो थ्रू। तो ये आज नहीं तो मंडे को, आपको पता है वीकेंड प्रेशर है, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दैट इज बिल्ट इन। यहाँ पे तो अब चुनिंदा शेयर लेने के मौके हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं, सुबह का अपडेट भी दे दूं और अब के लिए भी प्लीज। तो अनिल जी, आपको मैंने पीआई इंडस्ट्री कहा था, वो बने रहिए। आरती इंडस्ट्री नीचे आ गया, लेकिन आरती इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड एपीआई फॉर। एपीआई में उनके पास न्यू ऑर्डर बुक और बेंजीन प्राइसेस आर अप, हेडेड अप। आरती इज अ नो ब्रेनर। 725, ये आपको याद है 950 हजार का भाव था, इसका भाव वापस आपको 4 महीने में 1000 दिख जाएगा, क्योंकि चाइना रीओपनिंग विल बी अ वेरी वेरी बिग कैटलिस्ट फॉर बेंजीन प्राइसेस। साथ में जस्ट देयर एपीआई बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो 725-30 में बने रहिए, ये मेरा सुबह का पिक है, इसको बने रहिए। इसमें आपको 785 का टारगेट है। आप मेरे 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं अनिल जी। अरे वाह सर, 3 पिक, बढ़िया, बताएं सर। पहली अनिल जी, जब मौका आता है तो घबराहट को आपको लेना चाहिए। बनाएं सर। तो अनिल जी सबसे पहले लीजिए गेल गैस अथॉरिटी। सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल बिजनेस, हाइड्रोजन ग्रीन एंड गैस प्राइसेस, ऑल 3 आर एडिंग अप, और ये इज अ नो ब्रेनर एट 147। 143 का स्टॉप लॉस, 158 टू 160 का टारगेट। गेल विल लीड द मार्केट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सेकंड पिक जिंदल स्टील। अब आपको जब 550 में लेना था तो 364-65 में यू हैव टू मेक मनी इन दिस। 355 रुपए का स्टॉप लॉस है, 375 का टारगेट। और तीसरा बंधन बैंक, 340 में सबकी बाय थी, 335 ब्रेकआउट का, अब बाय कीजिए 319 रुपए में। 319.20 में लीजिए, 312 का स्टॉप लॉस, वापस 335 का स्टॉप टारगेट। गेल, जिंदल स्टील आर बोथ ट्रेडिंग पिक्स एंड यू विल गेट 3 to 4%, दैट इज माय कॉल। 3 से 4% मुनाफे के लिए आपको करना है ट्रेड इन बेहतरीन स्टॉक्स में। गेल, जेएसपीएल, बंधन बैंक, तीनों अलग अलग स्पेस के लेकर आए। एक ऑयल एंड गैस, तो दूसरा मेटल्स, और तीसरा बैंक से जहां पर थोड़ी थोड़ी करेक्शन हुई है वहां पर खरीदारी करने का मौका दिख रहा है। बस साहब को धन्यवाद सर, ये मौका बताने के लिए। बाजार इस वक्त 16,600 के आसपास है, 83 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर से, तो हल्की सी कमजोरी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आपको नजर आएगी इस वक्त। ओके, तो बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, उन्हीं पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। कमजोरी के लिहाज से एक स्टॉक जिसका जिक्र किया है अभी, चंबल किसने बोला था शॉर्ट करने के लिए? किरण जी चंबल के भाई को देखिए, मतलब इसी सेक्टर का, कोरोमंडल। मुझे लगता है कि ये भी उसी तरह से तेजी से जाने को तैयार है। चंबल जितने ही खराब ये भी नजर आ रहे हैं। हाँ, ओके, तो जरा एक बार किरण जी कोरोमंडल के चार्ट देखिए, क्या ये भी परफेक्ट शॉट है? बिल्कुल अनिल जी, ये भी परफेक्ट शॉट है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी ऊपर में बिकवाली है, पर अगर रिलेटिव देखें तो बेस्ट शॉट चंबल रहेगा, उसके बाद जीएनएफसी और उसके बाद कोरोमंडल। तो कोरोमंडल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पर अभी वीकनेस जारी है। मेरा मानना है कि इधर से 920 और 915 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। पर सेकंड जो बेस्ट मैंने कहा जीएनएफसी में भी मुझे लगता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, तो इधर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो 700 के आसपास है, इसको जब तक पार नहीं करता तब तक ये वापस एक बार 625 तक जाने की उम्मीद है। तो कोरोमंडल भी शॉर्ट पोजिशंस लेके जा सकते हैं। आपके लिए कोरोमंडल, जीएनएफसी, चंबल, तीनों पर रखे नजर। तीनों स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर।
दीपांशु, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। स्टॉक्स आर नॉट लुकिंग गुड टू मी। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, दिस स्टॉक इज आल्सो नॉट लुकिंग गुड एंड दिस स्टॉक इज जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अच्छी गिरावट आएगी जुबिलेंट फूड के अंदर। 548 550 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, इसको बेचे अभी। जुबिलेंट फूड यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। 570 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म हो रही है, मेरे को लग रहा है कि ये 30 से 40 रुपए का फॉल 2-3 दिन के अंदर दिखाने वाला है। 520 रुपया, 510 रुपया, ये दो टारगेट जुबिलेंट फूड के अंदर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसको यहाँ पे सीएमपी पे बेचे। 520 510 ये लेवल 2-3 दिन के अंदर ही जुबिलेंट फूड में देखने को मिलने चाहिए। 570 का इसके अंदर होगा स्टॉप लॉस। तो जुबिलेंट फूड पर करें बिकवाली, ये आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। ये काउंटर भी फिसल सकता है। आइए वापस चलते हैं विश्वेश जी के पास। उनके पास भी एक और कॉल है तैयार। विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, कल या परसों शायद बुल वर्सेस बेयर हो रहा था, आशीष और वरुण का शायद, या गुप्ता जी वर्सेस वरुण थे, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात हुई थी। तो मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन आज इस ट्रेड के द्वारा मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। शॉर्ट करना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर में 3700 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से जो बेयर की आर्ग्यूमेंट थे मुझे काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगती है। स्टॉक डेफिनेटली नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल हाई वॉलेटाइल है और लार्ज हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, तो मतलब बिडा स्प्रेड ज़्यादा रहता है, तो पुल बैक आया तभी शॉर्ट करिए। 37 के अंडर क्लोज करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा 38-30 के आसपास है, मतलब 130 रुपये का स्टॉप लॉस है फ्रॉम 3700। उसके सामने जो टारगेट हैं वो 3550 और 3300 के है। मुझे लगता है ये स्टॉक गिरना चाहिए आने वाले दिनों में। IT स्टॉक्स में ये शायद वीकर साइड पर रहेगा, तो शॉर्ट करना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। डिक्सन मैथ्यू के बाद हमने कहा भी था कि डेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बार उछाल मारा भी था 3950, मेरे ख्याल से आज भी था 3995, 4000 आज भी था। आज भी चाहता माय गॉड, 4000 वाले 3600 बड़ा गिराया सर आज। ये भी खतरों के खिलाड़ी वाला ही काम हो गया एकदम। तो ये है डिक्सन, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। बेचे डिक्सन, नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 3550 हैं, 3300 तक के। 3300 विश्वेश जी 3550 3300 जी, ये इतने नीचे। देखिए अनिल जी, अगर ये वीक, अनिल जी इसका बहुत ही लार्ज हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ है। इनफैक्ट आप कुणाल जी से व्यू ले सकते हैं, बिकॉज आप शायद लॉन्गर व्यू कुणाल जी से कंफर्म करते हो। जो वो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ है उसका रिवर्सल अनिल जी 4200 के ऊपर आएगा। तो मतलब अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ या मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, मेरे लिए ये स्टॉक में 4200 के ऊपर ही फ्रेश तेजी होगी। तब तक इसका जो टारगेट नीचे में आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी नैस्डैक में भी सिमिलर ब्रेकडाउन है, और मैं थोड़ा सा इसीलिए बहुत एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ लॉन्ग साइड में, क्योंकि अनिल जी बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े ब्रेकडाउन है। या तो इनको रूल आउट होने दीजिए, नहीं तेजी होने दीजिए, या फिर ये सारे पुल बैक जो फिजल आउट हो जाएंगे और ये जो रिसेंट लोज है वो ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक वीकर साइड में, इसीलिए मैंने कहा कि जो बुल वर्सेस बेयर की जो बेयर की आर्ग्यूमेंट थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी। मुझे लगता है रिसेंट लोज जो मल्टीपल सपोर्ट है 3290 का, 3300 का, वो भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए उसके टारगेट के लिए शॉर्ट करना नहीं चाहिए। ओके, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आप करें शॉर्ट, बिकवाली करके चल सकते हैं। 3300 तक के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। बड़ा ब्रेकडाउन है, 8.5% नीचे। बात करते करते कुछ 50-60 रुपये इस काउंटर फिसल चुका है। 3550 का पहला टारगेट है, 3580 तक तो ऑलरेडी ये काउंटर आ चुका है। तो बात करते करते भी और बिकवाली आप डिक्सन टेक में आते हुए देख रहे हैं। बड़ा ब्रेकडाउन पकड़ा है विश्वेश जी ने इस समय, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। इन सब गिरावट की खबरों के बीच एक अच्छी खबर आ रही है कंपनी के लिए। ऑफकोर्स आज वो रिएक्ट करता है या नहीं वो अलग बात है, बट मल्टीप्लेक्स शेयरों पर आपको रखनी है नज़र। और क्यों रखनी है नज़र, जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए लगातार बड़ी रिलीजेज यहाँ पर होती रही हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता हुआ नजर आया है। और अब जो काफ़ी सारी रिसर्च फर्म्स हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है कि इस बारी 2022 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रह सकता है। और 12,500 करोड़ ये पूरे साल का 2022 के कैलेंडर ईयर का अनुमान लगाकर चल रहे हैं ग्रुप एम और ऑर्मेक्स रिसर्च। अब आप देखिए, ये इसके पहले जो प्री पैंडेमिक टाइम था, यानी 2019 का जो टाइम था, वहाँ पर 10,900 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। तो उसके मुकाबले भी ऑलमोस्ट 14% ज्यादा इस बारी 2022 में हम एक्सपेक्ट करके ये चल रहे हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर अब तक
4,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। इनफैक्ट जो दो बड़ी मूवीज साउथ इंडिया की आई थी KGF और RRR, उनकी वजह से यहाँ पर आप मासिक अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो पहली बार 1,000 करोड़ के औसत मासिक कलेक्शन होते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे की जो कंटेंट पाइपलाइन है उस चीज को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लेक्स शेयरों के लिए काफी बेहतरीन जो है संकेत दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जो रीजनल मूवीज है वहां पर भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है, और खासकर अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखेंगे तो अब पैन इंडिया लेवल पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। और खासकर अगर आप देखें तो रीजनल कंटेंट जो बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हिंदी फिल्मों पर निर्भरता थी, तो यानी कि मल्टीप्लेक्सेस के लिए अब डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस इंडिया यहाँ पर ये अपनी स्क्रीन खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप देखिए आइनॉक्स और PVR के मर्जर के बाद PVR की डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी है आगे कि काफी सारी स्क्रीन ये फर्दर खोलते हुए नजर आएंगे ताकि इनको रेंटल्स पर और अच्छी बार्गेन्स मिल सके। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो इनकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, हाँ, जो रीजनल मूवीज ज्यादा आएंगी, करेक्ट, स्पेशली दक्षिण भारत से जो फिल्में आ रही है हिट हाँ, भी हो रही है, वो हो गया। और हिंदी मूवीज पे बहुत ज्यादा इनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। हिंदी आनी नहीं क्या कोई? आ रही है सर, बट उस लेवल का कलेक्शन अब नहीं हो रहा है। कौन सी अच्छी वाली कौन सी आ रही है? अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिक तो बहुत ज्यादा नहीं आई है। रनवे 34 आई थी थोड़े टाइम पहले, हाँ अच्छा, तो बहुत ज्यादा कलेक्शन उसका नहीं हुआ था। लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है ना, उस पर काफी एक्साइटमेट है, आमिर खान की है। बंसल जी कौन कौन सी आ रही है पिक्चर जो आप देखने जाएंगे? अच्छा, देखने जाए ना जाए ऐसे ही बता दीजिए। अनिल जी बस नहीं अनिल जी, ये जितनी मूवीज का नाम अभी हमारे गुप्ता जी ने लिया अनिल जी, वो तो मेरे को पता भी नहीं चला अनिल जी कब आई कब गई। वो तो OTT पे भी देखने वाली नहीं है। वो लाल सिंह चड्ढा जिसको देखे दीप भी एक्साइटेड है अनिल जी, वही देखेंगे अनिल जी। दीप एक्साइटेड नहीं, दीप ने तो खाली नाम बोला कि आ रही है। दीप एक्साइटेड है, जाएंगे पिक्चर देखने लाल सिंह चड्ढा? शायद रिव्यू पढ़ के। हाँ, रिव्यू पढ़ के। वो रीमेक एक्चुअली हॉलीवुड मूवी का रीमेक है। अच्छा, ऐसा है क्या? टॉम हैंक्स की मूवी थी फॉरेस्ट गंप। अच्छा, ऑस्कर जीता था। हाँ हाँ, उसका रीमेक बना रहे हैं। उसका भारतीय वर्जन है? उसका भारतीय वर्जन बना। ओके, गाने होंगे? हाँ, गाने तो होंगे सर। हाँ, रीमेक भले बने हॉलीवुड का, गाने तो हमारे होंगे। चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए अच्छी खबर आती हुई है आपके लिए, लेकिन इस बीच बाजार दिन के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं और 3 बजे के पहले 16,575 16,625 की रेंज पर आ चुके हैं। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी अब लगभग 100 पॉइंट नीचे होते दिख रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों की कमजोरी थोड़ी थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। ये आपके लिए अब तक का एक्शन पूरा का पूरा होता हुआ दीपिया। और कुछ स्टॉक्स है सर, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है। जो डिक्सन टेक का तो विश्वेश जी ने पकड़ लिया, 3570 पर आ गया। 3550 का पहला टारगेट है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट विश्वेश जी, आई थिंक आपका टारगेट पहला वाला हिट भी हो गया, स्क्रीन पर दिखा रहा है 3530 का अभी अभी इसने लो बनाया सर। रिवाइज स्टॉप लॉस देना चाहेंगे? दीपांशु, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये सब स्टॉक्स विश्वेश जी के साथ दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं अगर उन्हें कोई नया स्टॉप लॉस इस पर देना है कि नहीं। हाँ विश्वेश जी बताएं, कोई नया स्टॉप लॉस देना है इस पर? पहला टारगेट हिट है सर। ओके, कोई बात नहीं, विश्वेश जी के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, बट उनका पहला टारगेट हिट हो गया है। ये आपको रखनी है नज़र डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। नज़र है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, ये भी अब फिसलते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा चार्ट देखें सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज का अभी थोड़ी देर पहले भी रेडार पर आया था, फ्रेश बिकवाली आ रही है सर इस पर, कोई राय? गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट पैटर्न सबसे कम पुल बैक दिया है इस स्टॉक ने, और 1400 पे बहुत बड़ा बैरियर है। जब तक इसके नीचे है तब तक मुझे तेजी करने की सलाह नहीं दूंगा, पर बिकवाली की बिल्कुल देता नजर आऊंगा। मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए। 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1300 का पहला टारगेट, 1270 का दूसरा टारगेट। तो नीचे के टारगेट्स खुलते नजर आ रहे हैं दीप। नीचे के टारगेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं इस पर, स्टॉक भी फिसलने के लिए तैयार है। एक और काउंटर, इनफैक्ट आई थिंक आज का जो पहला सेल कॉल आया था सुबह, वो था सुमित जी की तरफ से ग्रासिम। सुमित जी, दोनों टारगेट अब हिट हो गए। 1350 का दूसरा टारगेट था, उसके भी नीचे 1342 पर आ गया है ग्रासिम। बताएं क्या करना है अगर इस पर ट्रेड लिया था, और पूरा मुनाफा बुक कर लें या अभी भी ट्रेल कर सकते हैं? थोड़े और नीचे के लेवल्स दिखते हैं आपको? अब तो और गड़बड़ लग रहा है दीपांशु। ग्रासिम सुबह जिस लेवल पे पकड़ा था वहां से अच्छा खासा फॉल आ चुका है और 60-70 रुपए का फॉल आया है आज एक दिन के अंदर। मेरे को तो लग रहा है कि आज जिस तरह से क्लोजिंग दे रहा है ग्रासिम में, अगला हफ्ता 1300 का लेवल भी टूट जाएगा।
मेरे को थोड़ा सा स्टॉक्स गड़बड़ दिख रहे हैं, एक एक करके जो स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं उसमें सेल ही दिख रहा है, तो मेरे को अगला वीक थोड़ा डाइसी लग रहा है। ग्रासिम का जहां तक सवाल है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन होल्ड करें, 1340 के नीचे 1300 रुपए तक के लेवल ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रासिम और वीक लग रहा है और यहाँ से और फिसलने की तैयारी दिखा रही है काउंटर। स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय स्टॉक्स इस समय, और ग्रासिम सुबह का पहला सेल कॉल था, वो तो और आपको फिसलते हुए दिखाए। तो इस समय अच्छी सिचुएशन इस काउंटर के लिए नहीं दिख रही है। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी भी होल्ड आउट करा है, बट ये भी थोड़ा गिर रहे हैं। नजर रखिए इस पर, जो होल्ड आउट कर रहे थे स्टॉक्स वो भी फिसलते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स, इस पर भी रखनी है नजर। आज ऑटो में एक बार फिर से आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। टाटा मोटर्स के लिए वैसे कुछ अच्छी खबर आई है, थोड़ा समझते हैं इसको। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए, टाटा मोटर्स क्या है लेटेस्ट अपडेट्स कंपनी के? देखिए, लेटेस्ट अपडेट्स तो जिस तरह से मई बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि मई महीने में इनकी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स होती हुई दिखी है। अब आप देखिए, हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स इन्होंने की है, तो जाहिर सी बात है कुछ और रिकॉर्ड भी बने होंगे, और ये क्लियर कट अब इंडिकेशंस हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी बनने वाली है, क्योंकि 6 महीनों में लगातार दूसरी बार इन्होंने जो हिंडाई है उनको बीट किया है सेल्स में। तो ये काफी सिग्निफिकेंट चीज है जो Hyundai बीट किया सिग्निफिकेंट पैसेंजर व्हीकल्स। तो Hyundai के तो कौन से i10 i20 वो सब है ना? वो है क्रेटा है सर। क्रेटा, अच्छा उससे ज्यादा टाटा की गाड़ी बिक्री, टाटा की गाड़ी उनको बीट कर रहे हैं। और क्या दूसरी बात कर रहे बार हो? पिछली बार दिसंबर में बीट किया। हाँ, क्योंकि क्रेटा वगैरह तो हॉट के मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी, एकदम बढ़िया गाड़ी। क्रेटा i10 i20 लोग नाम से लेते हैं, नाम से तो लेते टाटा की कौन सी वाली बिक्री है? नेक्सॉन है, हैरियर है, सफारी है। हैरियर, हाँ सफारी। और इस बार उन्होंने ये भी बोला है कि नेक्सॉन, हैरियर इन दोनों की हाईएस्ट मंथली सेल्स हुई है। अच्छा, मई महीने में। नेक्सॉन तो छोटी वाली कार होगी, हाँ, हैरियर थोड़ी एसयूवी टाइप, हैरियर बड़ी वाली, बड़ी वाली। अच्छा, और आई थिंक वो नेक्सॉन की ईवी बहुत अच्छा कर रही है। उसका कलर बहुत प्यारा है। हाँ, वो ब्लू और ग्रे करके जो है ना, नहीं टिंटिश ब्लू, हाँ सी ग्रीन, डार्क सी ग्रीन। ये एक दो ही आते मेरे को ऐसे नाम। कुणाल जी की टी शर्ट, कुणाल जी की टी शर्ट से मिलता जुलता है। कुणाल जी को दिखाइए। नहीं, कुणाल जी की टी शर्ट इतनी अच्छी नहीं है। नेक्सा का कलर तो बहुत ही बढ़िया है। कुणाल जी एक खरीदे ना आप नेक्सा की। लेकिन भाई एक मिनट, कुणाल जी को फुल फ्रेम में दिखाइए। कुणाल जी आप लैंप में मैचिंग का रखते हैं, हर रोज बदलते कलर उसका। पीछे देखो, क्या कह रहे हैं जी? मुझे सुनो। लैंप पीछे, फिर से रिपीट। पीछे लैंप भी मैचिंग कलर का रखते हैं हम। नहीं अनिल जी, ये परमानेंट है अनिल जी। मुझे लगा आज देखकर टी शर्ट। हाँ अनिल जी, वैसे एक बात मैं कहना भूल गया था अनिल जी। अनिल जी, वाकई में अनिल जी आपकी टी शर्ट बड़ी गजब की लग रही है मुझे। भाई देखिए, विश्वेश जी की टी शर्ट तो है ही कमाल की अनिल जी, लेकिन आपकी गजब की अनिल जी। जब तक विश्वेश जी नहीं आए तब तक ही थी मेरी गजब की। अब तो पहली बार विश्वेश जी के आने के बाद बाकी सब फेल है एकदम। जोरदार है, कुछ भी होता है। हाँ, मतलब और देखते हैं कि छा गए विश्वेश जी। ओके, ये नेक्सॉन का कलर मतलब नाम कहाँ से आया आपके पास? ये सी ग्रीन आप गए थे देखने? नहीं, मुझे किसी ने एक बार बताया था ऐसा सी ग्रीन होता है। फिर मैंने कुछ तस्वीरें ऐसे समुद्र की देखी, वो गहरा समुद्र होता है ना, या तो उसमें गहरा नीला दिखता है या गहरा हरा दिखता है, तो फिर मैंने कहा हाँ होता होगा। तो वहां से मुझे याद रहेगी एक्चुअली। बाकी इतने ज्यादा, आज सुबह कितनी मुश्किल हुई आपको पता है ना पीला कलर कैसे बनता है। बाद में रिसर्च की तो पता चला कि लाल और हरा मिलाना पड़ा, तब जाके पीला बनता है। तो ये हम तो बेसिक कलर से बाहर ही निकल पाए। एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। आप आशीर्वाद काफी लोग टाटा मोटर्स पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बुलिश है। दोनों ही स्टोरी है, ईवी की भी है, और बाकी बिना ईवी वाले व्हीकल पे अगर Hyundai से आगे निकल रहे हैं तो मामला तो ठीक दिख रहा है। बताएं सर, क्या है आपकी राय? नहीं अनिल जी, लगता है क्योंकि जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है, बट अनिल जी काफी सारी चीजें ना प्राइस में भी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। क्योंकि अनिल जी हम ये देख रहे हैं कि यही स्टॉक था जो प्री कोविड 70 रुपए था, तो मैं इसको मानता हूं कि 200 रुपए से कि एक वैल्यू में एक ठीक ठाक वैल्यू थी। वहां से अनिल जी तो 500 रुपए आ गया था और 500 से ऊपर भी था। स्टॉक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनिल जी भाव किस भाव से है?
तो बट अनिल जी 400 रुपए के भाव में कोई खराब नहीं लगता, बट अभी जो रेंज है अनिल जी 375 भी पीछे आया था, तो ओवरऑल मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि अनिल जी जो भी कंपनी मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है वो आगे पीछे करके परफॉर्म करेगी। तो हो सकता है इसमें प्राइस कंसोलिडेशन, ये 50 रुपए का जो जोन है अनिल जी बहुत टाइम रहे, फ्रस्ट्रेट करे, उसके बाद अगर एक अचीवमेंट और बढ़ती है, क्योंकि अनिल जी बहुत बड़ी बात है, मतलब क्रेटास को ब्रीट करना इज वन ऑफ दी मतलब जेन्युइनली एक अचीवमेंट है। देखिए अनिल जी अभी तक क्या था कि टाटा की गाड़ियां ना सब पसंद वो करते थे, एक वो फीलिंग भी आती है जैसे वो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाली, लेकिन कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी, वो जो फिनिश होती है अंदर डैशबोर्ड्स वगैरह की वो नहीं होती थी। अगर ये उस चीज को क्रैक कर लें तो अनिल जी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि टाटा मतलब एक डोमेस्टिक फ्रंट में भी एक इंटरनेशनल लीडर की तरह कर पाए, तो बिल्कुल अनिल जी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर एक प्रॉमिसिंग स्टॉक है, बट यही है कि अनिल जी जो यूफोरिया बन जाता है इन्हीं बातों का, तब वहां से करेक्शन आती है। लेना है तो अनिल जी डिप्स में लेनी चाहिए चीजें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर टाटा मोटर इज ए डिसेंट स्टॉक टू होल्ड। तो ये आपके लिए टाटा मोटर्स, इस पर रखिए नजर। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़िया है, कंपनी काफी फोकस कर रही है पीवी सेल्स पर, बट फिलहाल आज चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा कमजोर जरूर लिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी अगली कॉल लेने के लिए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु सेल कॉल रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 771, 772। स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल के अंदर पिछले 2 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं, यूपीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने पिछले 15-20 दिनों में एक गिरावट दिखाई, फिर 3-4 दिन का बाउंस बैक दिखाया, और अभी वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि यूपीएल के अंदर यहां से 2-4 दिनों के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और नीचे के अंदर 750 रुपए से लेके 745 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 782-84 ये ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। 784 का स्टॉप लॉस लगा के यूपीएल को यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे। नीचे के अंदर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 750 रुपया, 745 रुपया, ये 2 लेवल 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा यूपीएल के अंदर। इसके चलें यूपीएल, ये आपके लिए नेक्स्ट सेल कॉल आ रहा है। अभी हम जीएनएफसी चंबल कोरोमंडल की बात कर ही रहते, तो एग्रोकेमिकल अगर आप थोड़ा इसके डेफिनेशन एक्सपैंड करें तो यूपीएल भी उसमें आ जाता है, और वो थोड़ा और कमजोर लग रहा है। सिमी जी के रेडार पर भी एक स्टॉक है, बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, फर्टिलाइजर स्टॉक में करेक्शन है, और इस बार मैं शॉर्ट करने का सलाह दे रही हूँ जीएनएफसी पर। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो बना था आज अभी ब्रेक कर दिया है, और मार्केट भी एकदम डे लो के आसपास है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है सेल करके जाना चाहिए। 660-661 के आसपास है जीएनएफसी फ्यूचर्स, करंट लेवल पर सेल करेंगे। 672 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 646 का पहला टारगेट, 639 का दूसरा टारगेट, 630 का तीसरा टारगेट के लिए जीएनएफसी को सेल करके जाएंगे। तो जीएनएफसी पर करें बिकवाली, ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय। ये भी एक काउंटर है जो आपको गिरते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले और भी व्यू इसी स्टॉक पर आए थे, तो होल्ड आउट नहीं कर रहे हैं कोई भी स्टॉक्स इस समय, परेशानी वहां से आपको ज़्यादा बनती हुई दिखेगी। जुबिलेंट फूड, ज़रा इस पर नज़र रखिए, थोड़ी देर पहले इसकी पर भी बात आई थी। ये भी एक काउंटर है जो वीक होते हुए दिख रहा है, पर आज सुबह से ही कमज़ोरी आई है। आपको सीमेंट पैक में से थोड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद सारे सीमेंट स्टॉक्स फिसले हैं। अभी भी देखिए वायदा कारोबार के टॉप लूजर्स, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, रैमको, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट। तो अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट पैक में सबसे ज्यादा आपको बिकवाली दिख रही है। और ऑफ कोर्स आज एक बड़ी खबर भी आई सीमेंट को लेकर, तो ये जो बड़ी खबर है ये समझते हैं अल्ट्राटेक के लिए। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। दीपांशु, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है बड़े केपेक्स प्लान करने जा रही है। 12,886 करोड़ का जो है क्षमता विस्तार करने जा रही है, जिसके चलते अगर आप देखें तो इनका माना जा रहा है कि क्षमता जो पूरी हो जाएगी FY25 तक, तो 159 मिलियन टन प्रति वर्ष की जो है क्षमता हो जाएगी, और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी बन जाएगी। और इसमें देखें तो 22.6 मिलियन टन की क्षमता जो है एडिशन देखने को मिलेगी हर वर्ष। तो लगातार यहाँ पर जो है बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है केपेक्स के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि ब्रोकरेज की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई सुबह, सबकी सब रिपोर्ट्स काफ़ी सपोर्टिव थी। कोई भी ब्रोकरेज हाउस मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिन्होंने करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया हो या अंडर परफॉर्म या सेल की राय दी हो। सबके बुलिश है, लेकिन इसके बाद भी देखें तो स्टॉक में जो है करेक्शन देखने को मिला। मैं आपको CLSA की राय बताता हूँ, ये खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 7,640 रुपये की लक्ष्य, और ये भी मान रहे कि केपेक्स जो कर रहे हैं, क्षमता विस्तार कर रहे हैं, इससे आगे जाकर कंपनी को फायदा होगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 8,800 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स भी देखिए बुलिश हैं, सिटी भी बुलिश हैं, जेफरीज भी 7,275 का लक्ष्य दे रहे हैं। सबके सब बुलिश हैं, लेकिन स्टॉक में आज जो है 5% की गिरावट आ गई।
एक्सपेंशन प्लान उसके बावजूद स्टॉक कमजोर है और बाकी सारे सीमेंट शेयर भी इसी के चक्कर में काफी कमजोर इसी ने गिरा दिया सबको। और ग्रासिम भी बेचारा फिसल गया, ग्रुप कंपनी ऑफ कोर्स। और इन्होंने कहा आई थिंक कर्ज के जरिए भी, कर्ज और इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए ये शायद इस केपेक्स को फंड करेंगे, तो थोड़ा ग्रासिम पर भी हमने इसका एडिशनल प्रेशर बनते हुए देखा है। आइए ये है आपके लिए अल्ट्राटेक। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लें। सुबह से ही कमजोर बना हुआ है, अभी भी वीक दिख रहा है। विश्वेश जी, चार्ट पर कोई राय अल्ट्राटेक? दीपांशु, देखिए सीमेंट स्टॉक की बात करें तो जिस हिसाब से आज ओवरऑल पूरे पैक में बिकवाली है और अल्ट्राटेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 5700। अगर वीकली क्लोज यहाँ देता है, मतलब मेरे बाद इसके नीचे जो दूसरे लेवल आ रहे हैं वो काफ़ी नीचे के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद बाउंस बैक है तो शायद हम ये बोलेंगे कि ये बॉटम हो गया। लेकिन आज वॉल्यूम देखिए, 2 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम ऑन एन अल्ट्राटेक इज़ समथिंग विच इज़ रिमार्केबल। मुझे लगता है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर शॉर्ट करने का अग्रेसिव ट्रेडर है तो देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं, 58-50 के आसपास स्टॉप लॉस है, तो बॉटम फिशिंग ना करें। मुझे लगता है यहाँ से भी और डाउन साइड पॉसिबल है। बॉटम फिशिंग मत करिए, यहाँ से भी थोड़ी डाउन साइड पॉसिबल है। ये है आपके लिए अल्ट्राटेक जो इस समय कमजोर दिख रहा है। एक और सवाल है मेरा इसमें, आप सब लोग जो कहाँ हैं, कुणाल जी जो विदेशों में पढ़ के आए, विश्वेश जी जो हमारे बहुत सारी इंग्लिश बोलते हैं, जो आप सब लोग अंग्रेजी भाषा के इतने ज्ञाता है, बॉटम फिशिंग मत करिए। तो मतलब बॉटम में फिशिंग करने से कोई फिश अच्छी नहीं आती, ऐसा कुछ कई पुराना किसी का अनुभव रहा है विश्वेश जी? ये कहाँ से आया बॉटम फिशिंग? अनिल जी, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब जब सीखना शुरू किया तो बड़े इन्वेस्टर आते थे, राकेश झुनझुनवाला जी हो या बड़े फंड मैनेजर हो, वो कहते हैं कि बॉटम फिश करने का टाइम है, बॉटम फिश नहीं करनी है। हाँ। तो जब मैं एनालिस्ट बना तो उनसे की लैंग्वेज यूज़ करता था, बट ब्रिटिश यूज़ करते हैं अनिल जी इसको प्रैक्टिकल पर्पजेस और स्टॉक मार्केट के लिए। रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर एक किताब बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 120 साल, उसमें भी जो जैसे लिवरमूर थे वो 1900 में भी यही लैंग्वेज यूज़ करते थे, बॉटम फिशिंग। तो मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता, बट मार्केट में इसका मीनिंग इम्प्लाइड होगा, तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ। ओके, आशु जी कुछ अपने अनुभव या ज्ञान बताएंगे। आशु जी बताइए सर। नहीं अनिल जी, आप ये जो कह रहे हैं ना, ये वर्ड सच में, और ये तो फिर भी अनिल जी मतलब सीधे सीधे इंग्लिश के वर्ड है कि कोरिलेट हो सकते हैं। असली तो पैटर्न हैं जो कुणाल जी यूज करते हैं बहुत डिफिकल्ट वाले, तो अनिल जी उनसे इंस्पायर होके मैंने भी एक अपना पैटर्न बनाया है, बैट बॉल पैटर्न, कि जो बॉल आएगी उसको धर से मारना है तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसको मैं बैट बॉल पैटर्न बोलूंगा। अनिल जी, ना तो मैं इनके पैटर्न को क्वेश्चन कर सकता हूँ, ना ये हमारे पैटर्न को क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मतलब मैं भी कोई अपने पैटर्न बना रहा हूँ अनिल जी। बैट बॉल शॉर्ट वाले के लिए जितनी फास्ट बॉल आएगी ऊपर जाएगी उतनी जोर से मारनी है शॉर्ट, तो मैं उसको अनिल जी कप हैंडल की जगह बैट बॉल पैटर्न बोलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशु जी, इतिहास में आपका नाम अमर हो गया, बैट बॉल पर। मैं बिल्कुल अपना बनाया, उसमें क्या दिक्कत है। मैं वही सोचा बॉटम फिशिंग, मेरे को कई बार सोचा था, फिर आज विश्वेश जी पकड़ में आई गए। मैं सोचा बॉटम फिशिंग मतलब मछली ऊपर तैर रही है, साफ सुथरी अच्छी है, नहीं मिल रही है और आप एकदम गहरा उतरकर नीचे से मछली पकड़ रहे हैं, यानी कि डेस्परेशन में खरीद रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो बॉटम फिशिंग का मतलब यह है कि गिरते हुए शेयर को जो नीचे बिल्कुल आ चुका है उसको खरीदने का प्रयास ना करें, तो उसको बॉटम फिशिंग कहते हैं। खरीदने के चक्कर में डूब भी सकते हैं। ओके, गहरे में जाके नहीं, ऊपर ऊपर मिल रही तो बार बार से पकड़ में आ जाए तो ले लो। अच्छा, चलिए भाई लोगों, जिन जिन को बॉटम फिशिंग का मतलब पता हो, कृपया हमारा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। क्या होती है बॉटम फिशिंग, पता नहीं सब, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अब सवाल आपका सही है कि आया कहाँ से ये बात? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं उसका रीजन कहाँ से आया वो बताता हूँ। होता क्या है दीप, हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल रोज करते हैं और हम ये मान के चलते सबको पता है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को आप चले जाओ, कोई पटना, रांची, जालंधर, रतलाम, कोटा में बॉटम फिशिंग मालूम होगी? नहीं होगी ना, नहीं पता। हाँ, हमको लगता है सबको मालूम है। तो कभी तो पूछ लेना, ठीक है ना भाई, है ना, तो पूछने में क्या जाता है, तो इसलिए हमने पूछ लिया। आइए अब आप मुझे पूछ लीजिए 3-20 के बारे में। चलिए अनिल जी से लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स तो और कमजोर हो गए सर, 100 पॉइंट नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % नीचे हैं। हमारे बाजार पूरी गेंस गिव अप कर चुके हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा और ज़्यादा फिसलते हुए दिख रहा है। यूरोप में यूके बंद है, बट बाकी दोनों बाजार ठीक ठाक हैं। कच्चे तेल पर थोड़ा प्रेशर, बाकी ठीक ठाक लग रहा है सर। हमारे बाजार में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है इस समय, क्या करके जाए? 2 चीज़ें, आप क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा या खराब?
मेरे पास दोनों है, आपको क्या सुनना है, अच्छा या खराब? वीकेंड है, पहले तो अच्छा बताइए सर। तो अच्छा ये है कि देखिए आप 16,600 के आसपास इसके ऊपर बंद हो रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है। ऐसे बंद होने में आपका स्टॉप लॉस 16,500 का था क्लोजिंग बेसिस पे, जो ट्रिगर नहीं हुआ। इंट्राडे में 16,425 था जो ट्रिगर नहीं हुआ। तो आप तेजी के रुझान में अभी भी बने हुए, ये अच्छी बात है आपके लिए। दूसरी अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर 75 नीचे है, कोई 750 नीचे नहीं है। इतना मायूसी हो जाए, मुंह लटके दे, चेहरा उदास कर दे कि आज तो सब कुछ ही मतलब खत्म हो गया लाइफ में, 75 ही नीचे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बम गिर जाने वाला है, गिर जाए तो पता नहीं, लेकिन मतलब अभी डाउ फ्यूचर पे तो नहीं गिरा हुआ है, करेक्ट। तो हल्की फुल्की करेक्शन, कमजोरी है, कोई खास बात नहीं। 450 550 पॉइंट बढ़ेगा तो 50-75 गिर नहीं सकता क्या, उतना ही है। तो ये तो अच्छी बात। खराब क्या है? खराब ये है कि जो एक बढ़िया ब्रेकआउट आज आपको मिल सकता था वो मिला नहीं। और दूसरी खराब बात है कि लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। और ये क्यों खराब है? ये ज़्यादा खराब है, और वो इसलिए जबकि पूरी तेजी की लीडरशिप आपने बैंक निफ्टी से ली थी, राइट। अब बैंक निफ्टी कहीं अगर रुक रहा है, करेक्शन दे रहा है, तब तो ठीक है। रिवर्सल के लिए अगर कहीं बैंक निफ्टी ने पहले लीडरशिप ले ली तो करेक्ट, तो आपके लिए मामला थोड़ा सीरियस हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि बैंक निफ्टी 35,100 के नीचे अगर बंद होगा सोमवार को तो गड़बड़ है। आज तो 35,300 के नीचे बंद नहीं हो रहा, 35,500 के नीचे आज जो बंद हो रहा है वो थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी का पहला संकेत आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर 35,450 500 के आसपास बंद हो जाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा नीचे बंद होता हल्का सा कमजोरी का ऐसा संकेत आ रहा है जो मेक और ब्रेक है। निफ्टी में 16,600 के आसपास ऊपर बंद हो रही तो अभी कोई समस्या नहीं है, अभी भी ठीक है। सो आई थिंक सोमवार के लिए वेट एंड वॉच करें। आपकी जो भी पोजीशन हो, तेजी और मंदी दोनों की पोजीशन में आप बराबर पे हैं, रिस्क पे और रिवॉर्ड के लिहाज से। जितनी रिस्क है उतना रिवॉर्ड है दोनों पोजीशन में, एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच 16,600 पर बंद हो रहा है। 16,400 का पुट ऑप्शन खरीदें अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, मंदी की पोजीशन है 16,800 का कॉल खरीदें, 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर, सिंपल। बैंक निफ्टी 35,000 का पुट खरीदें अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, 35,800 का कॉल खरीदें अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, तो बस सिंपल। बहुत बढ़िया वेल पोजीशन है। बाकी सोमवार सुबह के लिए देखा जाए, तब देखिए। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी। करते हैं स्वागत जय ठक्कर, तैयार है हमारे साथ कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, आज सुबह भी मैंने यही कहा था कि निफ्टी में नीचे आने के वेट करेंगे, या तो 16,800 निकलने का हम वेट करेंगे। इसलिए तभी निफ्टी नहीं दिया, क्योंकि तभी वो पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ नहीं रहा था। एंड देखा हमने कि फॉल आया, इनफैक्ट 700 ने उसके काफी नीचे आ गया। एंड इस लेवल्स पर भी मुझे अभी दीप लग रहा है कि वो थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। स्टिल वेट, जैसा अनिल जी ने कहा कि मैं भी मंडे के लिए वेट करना चाहूंगा जहां तक इंडेक्स का सवाल है, बिकॉज देखिए 16,800 तक क्लियर कट रेजिस्टेंस बन चुका है, एंड वो सुबह भी था। एंड इसीलिए मुझे मैं वो निकलने की राह देख रहा था। वो नहीं होता तो कॉल नहीं देना था। अब ऑन द डाउन साइड अगर हम देखते हैं तो 16,500 का जो रेंज है, 500 450 इनफैक्ट वो क्लोजली रेंज में देख रहा था, वो बहुत ही क्रूशियल है ये पूरे जो बाउंस बैक में। दीप, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन देयर कैन बी अ मीडियम टर्म रिवर्सल एंटायरली रेदर देन अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल। वो चांसेस है कि बाउंस ही खत्म हो जाए। बट अगर वो होल्ड आउट कर जाता है देन आई थिंक ये कंसोलिडेट करेगा विद इन 16,450 टू 16,800 मे बी फॉर द एंटायर वीक नेक्स्ट वीक, या धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाए अगर वो होल्ड आउट कर जाता है तो। एंड एक सेक्टर है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाउंस जो है तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत बाकी है, वो आईटी। इसलिए सुबह मैंने इन्फोसिस दिया था, वहां पे ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस हुआ, बट अभी फिर से एक आईटी स्टॉक चुना है। HCL टेक का 1,040 का कॉल खरीदे। ये जो भी गिरावट देखने मिली आज, इनफैक्ट आईटी आप देखें तो अभी भी पॉजिटिव ही आज के दिन। सो 33-34 रुपए पे मिल रहा है 1,040 का कॉल, ये खरीदे आप। यहाँ पे आपको दीप स्टॉप लॉस लगाना होगा 25 पे। पहला टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है वो है 43.70 एंड सेकेंड टारगेट इज 49। सो 43.70, 49 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। HCL टेक का 1,040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट एट द मनी हम कहेंगे इसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में जो आज हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है उसमें आप खरीदे। वहां पे थोड़ी क्लैरिटी है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग, बाउंस बैक, उसमें अभी भी जगह है। इंडेक्स में स्टिल वेट, मंडे को मे बी क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। यह आपके लिए मंडे तक इंतजार करने की राय।
आती हुई विश्वेश जी की तरफ से, सॉरी जय की तरफ से एचसीएल टेक में कॉल ऑप्शन खरीदे 1040 का। विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है, बिगुल उनके लिए विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी फरमाएं सर। अनिल जी, स्टॉक खरीदना है 2 से 3 दिन के होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 750 चल रहा है अनिल जी। मुझे लगता है ये स्टॉक्स में हमारे रिकमेंडेशन के बाद 790 तक का मूव आया था और अभी वहाँ से गिरावट आई है। आज पूरे दिन बाजार ऑलमोस्ट साइडवेज टू थोड़ा नेगेटिव रहा, लेकिन ये स्टॉक आउटस्टैंड कर रहा है। मुझे लगता है शायद ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी। 730 का स्टॉप लॉस मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 790 और 820 के टारगेट रहेंगे। मेरा जो लार्जर व्यू है वो है 1000 प्लस का टारगेट रहेगा, 1200 तक का टारगेट रहेगा बीएससी में। लेकिन ये प्योरली फ्रॉम अ मोमेंटम एंड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे तक बीएससी को रखना चाहिए 820 के टारगेट्स के लिए। चलिए, इतनी सारी सेल कॉल्स के बीच 2 बाय कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। एचसीएल टेक 1040 का कॉल और विश्वेश जी की तरफ से बीएसई, ये है आपके लिए 2 बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छी शुरुआत हुई थी, लग रहा था कि आज अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, बट पूरा उल्टा होकर आप देखिए अब नीचे बंद हो रहे हैं। दिन की ऊंचाई से करीब 225 अंक फिसल कर निफ्टी बंद हो रहा है। परसेंटेज वाइज ज्यादा नहीं है, बट जिस तरह की ओपनिंग हुई थी, जो हाई लगा था वहां से देखें तो काफी ज्यादा गिरावट हुई और बैंक निफ्टी में तो और भी ज्यादा आपको गिरावट दिखी है। 35,300 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए बढ़ रहा है। कहां पर रहा आज के लिए एक्शन? शुरू हुए तो सिर्फ 4 स्टॉक्स नेगेटिव थे, बंद हो रहे हैं तो सिर्फ 10 स्टॉक पॉजिटिव हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी सहारा दे रहा है 2% ऊपर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एलएनटी और ये कुछ काउंटर्स है जहां पर खरीदारी थी। पर उसके सामने अल्ट्राटेक बड़ा केपेक्स, बड़ी गिरावट, ग्रासिम बड़ी गिरावट, श्री सीमेंट, तीनों सीमेंट स्टॉक्स फिसले हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, सारे के सारे ऑटो काउंटर्स पर आपने बिकवाली देखी है। आइशर भी उस लिस्ट में जोड़ दीजिए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सारे फिसलते हुए दिखे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने गिरावट देखी है। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल, डिवीज, ब्रिटानिया, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस बनी। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर आज भारी गिरावट आपने देखी। बाकी के जो मिड कैप सीमेंट काउंटर्स हैं, रैमको, जेके, दालमिया भारत, इंडिया सीमेंट, इसके साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्राइट, जो आग लगी है इनके प्लांट पे, नेगेटिव इंपैक्ट सेंटिमेंटली सही बट एटलीस्ट आते हुए दिख रहा है, ये फिसलते हुए दिखा। इसके साथ ही चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, यूपीएल, पॉलीकैब, जीएमआर इंफ्रा, आरबीएल बैंक, वोल्टास, कैनफिन, ओबरॉय रियल्टी, आईईएक्स, ये सारे के सारे काउंटर्स फिसले हैं। कहीं पर भी आपको राहत नहीं दिखी। रियल एस्टेट पर रखिए नजर। लोधा, मैक्रोटेक, इस पर भी आपको फोकस करना है। ईथर इंडस्ट्रीज अच्छा डेब्यू हुआ और 20% का जो सर्किट लग गया था वहीं पर ये बंद हो रहा है, तो ये सर्वाइव कर गया अपने डेब्यू के दिन। बट अदरवाइज आपने देखी तो अक्रॉस द मार्केट अच्छी शुरुआत के बाद कुछ भारी भारी गिरावट आई और जी प्रोविजनली ही सही, बट 16,600 के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी 35,300 के नीचे क्लोज होता है। 16,600 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन हाँ 16,575 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट जोन के आसपास ही नीचे 525-575 का जो पहला सपोर्ट जोन था वहीं पर जाकर बाजार रुका है। देखते हैं क्या कुछ होता है। और फाइनली क्लोजिंग आपके लिए आ चुकी है 15,684, 44 पॉइंट नीचे, 48 पॉइंट नीचे सेंसेक्स 55,769 पर, 35,275 वही 35,300 के पास जाकर बंद हुआ है, 338 नीचे बैंक निफ्टी, 70 पॉइंट नीचे नैस्डैक, साथ देता हुआ डाउ, वो भी 70 पॉइंट नीचे। दोनों ही नैस्डैक और डाउ के फ्यूचर्स 70 पॉइंट बराबर नीचे चले। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, वीकेंड पर विदा लेने का वक्त है। रविवार की शिखर वार्ता के लिए आप दोनों तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुणाल जी, राकेश जी और आशु जी, अच्छे से करें। हाँ। और पहले से डिसाइड कर ले किस किसका क्या रोल होगा, बिल कौन भरेगा। हाँ, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा। आप लोग फोन करके अगर सेटलमेंट के लिए मुझे पूछेंगे भी कि अनिल जी निपटारा कर दो, तो मैं ले नहीं पाऊंगा फोन, काफ़ी बिजी रहूंगा मैं। ओके। और सुमित जी का, सिमी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वेश जी, जय ठक्कर और किरण जी का धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए।